पढ़ने को, मतलब हमारे लिए रेफरेंस बुक्स का काम करते हैं। इसलिए पूरे देश भर में कटारिया साहब जो हैं वो एक वेल नोन फिगर हैं। सर जो हैं अभी हाल में ही मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय से प्रोफेसर और हेड डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिटायर्ड हुए हैं। सर वर्तमान में जब जयपुर में निवास कर रहे हैं। सर की रुचि जो है वो विशेष रूप से पूरे पर्यटन देशाटन की है, और देशाटन में भी बहुत बारीकी से अवलोकन, जिसको हम कहते हैं कि वो अवलोकन करते हैं और चीजों को बहुत गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। मैं पूरे भरोसे और विश्वास के साथ कह सकता हूं कि सर आज मैं खुद भी आपका लेक्चर अटेंड करूंगा, तो 9:30 से 10:30 सर का जो लेक्चर होगा आप लोगों के लिए बहुत फ्रूटफुल होगा। मैं अब सर और आपके बीच में व्यवधान नहीं बनना चाहता, इसीलिए मैं आदरणीय एस.के. कटारिया साहब, मेरे अग्रज, इनको सादर आमंत्रित करता हूं। आदरणीय एस.के. कटारिया साहब। तो सर थोड़ी आवाज आपकी कट रही है। मेरी आवाज मेरे इधर मैं एक बार जी सर। वीडियो कम करने से भी बढ़ते करके देखता हूँ, मेरा वीडियो हटाता हूँ बार। जी सर। जी अब मैं बोल रहा हूँ, आवाज आ रही है आपको ठीक से? बढ़िया आवाज आ रही है सर, अब बहुत बढ़िया आवाज आ रही है। होता है सर, मैंने मेरा वीडियो कम किया और अब जी आप तक आया। तो मिश्रा से काम दिया है आवाज नहीं आ रही है। क्वालिटी नहीं, वीडियो की क्वालिटी तो बहुत शानदार है सर, आवाज आपकी कट के आ रही थी। हाथ में आवाज नहीं आ रही सर। तो करता हूँ, एक बार करता हूँ। हाँ, जी सारे लोग भाई अपना म्यूट कर लीजिए। मनीष आपका म्यूट कर लीजिए, आप सारे लोग अपना म्यूट कर लीजिए। किसी का भी वो, मनीष आपका म्यूट कर लीजिए। आप बताइए, रिजॉइन हुआ है? बहुत बढ़िया आवाज आ रही है सर। ठीक है ना? जी तो सर, बहुत बढ़िया आवाज आ रही है। बेसिक्स ऑफ सोशल रिसर्च, यो शोध प्रविधि में या सामाजिक विज्ञानों में जब हम अनुसंधान की बात करते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे जो आपको ऑनलाइन ऑफलाइन कवर किए जाएंगे मिश्रा सर के द्वारा। लेकिन मैं बेसिक्स वो बताऊंगा जो पूरा स्टेप है। और ये हो सकता है आपके बहुत सारे ऑडिटर आएंगे, बहुत सारे लेक्चर लेने वाले रिसोर्स पर्सन आएंगे, कुछ चीजें रिपीट हो, लेकिन मैं एक बार वो बेसिक बात बता दूंगा जहां जरूरत पड़ती है रिसर्च करने वाले को कंसेप्चुअल क्लैरिटी की। तो उससे शुरू कर रहे हैं। उसमें सबसे जरूरी बात है, जब आप शोध बोलते हो, अनुसंधान बोलते हो, तो आप क्या कहना चाहते हो? तो बहुत मोटे अर्थ में अगर आप कहोगे तो हम कहेंगे साहब ये सत्य की खोज है। तो हमारे जो पुरानी पार्लियामेंट है उसकी राज्यसभा के जो गेट है उसके ऊपर यही लिखा हुआ है, जो 1 नंबर पे यहाँ लिखा हुआ है। ऋग्वेद का एक लाइन है, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, कि सत्य एक है लेकिन विप्रा मतलब विद्वान उसी तरीके से चर्चा करता है। और ये काम आप रिसर्च में आएगा। देखिए, ये जो अनुसंधान की प्रवृत्ति है इंसान में, कम या ज्यादा सभी में पाई जाती है। जैसे कि हर आदमी थोड़ी बहुत चित्रकारी कर लेता है, हर आदमी बाथरूम में गाना गा लेता है, हर आदमी कहानी कविता कर लेता है। खास तौर से जब जवानी में प्यार व्यार करता है ना, तो थोड़ी बहुत शेर शायरी वो खुद भी लिखता है। वो एक दौर हुआ करता है। तो अनुसंधान की जो बेसिक जरूरत है ना, वो है जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी। अब हम जिज्ञासा आप सब जानते हैं, कुछ जानने की इच्छा, टू नो समथिंग, दैट इज क्यूरियोसिटी। पर आप एक सवाल उठा सकते हैं बड़ी आसानी से, सब में तो जिज्ञासा नहीं होती, सब में सब कुछ जानने की जिज्ञासा नहीं होती। तो इसका मैं वो श्लोक नहीं जानता, लेकिन संस्कृत में इसका वजह बताई गई है।
वो ये कहा जाता है संस्कृत साहित्य में कि जिज्ञासा से पूर्व में 2 चरण है, जिसमें पहला चरण होता है बुभूषा, मतलब कुछ बनने की इच्छा, टू बिकम समथिंग। कोई आदमी खिलाड़ी बनना चाहता है, चित्रकार बनना चाहता है, प्रोफेसर बनना चाहता है, कलेक्टर बनना चाहता है, साहित्यकार बनना चाहता है ना, राजनीति में जाएगा, कुछ भी करेगा। जो बनने की इच्छा को बुभूषा कहते हैं। यदि किसी व्यक्ति में कुछ बनने की इच्छा, कुछ अस्तित्व की इच्छा, कुछ नाम कमाने की जिसमें इच्छा हो ना, तो उसका दूसरा चरण आता है और वो कहलाता है चिकीर्षा, मतलब कुछ करने की इच्छा, टू डू समथिंग। तो जिस व्यक्ति में जितनी अधिक मात्रा में बुभूषा है, कुछ बनने की इच्छा, उसी के अनुपात में कुछ करने की इच्छा होती है। और जिसमें कुछ करने की इच्छा होती है तो उसका अगला चरण है कुछ जानने की इच्छा। करेगा तो तब ना जब कुछ जानेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जिज्ञासा का स्तर प्रभावित होता है हमारा बुभूषा और चिकीर्षा से। यदि कोई कुछ जीवन में बनना नहीं चाहता, कुछ करना नहीं चाहता, तो यकीन मानिए वो जीवन में कुछ जानना भी नहीं चाहता। और यदि जानने की इच्छा नहीं है तो फिर रिसर्च की तो कोई बात ही नहीं है। रिसर्च करने के लिए तो बेसिक इंस्टिंक्ट जो है ना, उसको हम क्यूरियोसिटी बोल रहे हैं। यो आपने चलो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, बन गया है तो प्रोफेसर कि वो प्रमोशन लेना है, सीएस होना है, और एक डिग्री है, इसके बहाने नौकरियां मिलेंगी, आपके नाम के आगे डाल लग जाएगा, अखबार में फोटो लग जाएगी, ये अगर वाला लक्ष्य है तब तो फिर वो बहुत सारे 200-400 पेज इकट्ठा करके आप कर ही लेंगे। वो वाला काम नहीं है। पर जिस काम के लिए राजेंद्र मिश्रा कष्ट उठा रहे हैं कि आप एक बेहतर अनुसंधानकर्ता बने, उसके लिए जरूरी है कि जिज्ञासा का स्तर ऊंचा हो। अब जो सत्य है भारतीय संदर्भों में सत्य, ज्ञान, धर्म, सत्य और प्रकाश एक ही अर्थ में प्रयुक्त होते हैं भारत में। यदि आप भारत शब्द की व्याख्या लें तो बा मतलब होता है भास्कर, जो प्रकाश में रहता है वो भारत है। वो जो आप बोलते हो ना तमसोमा ज्योतिर्गमय अस्तमय सद्गमय, वो वाला अर्थ है। और यदि आप राजा भरत से बना है तो भरण पोषण करने वाला भी भरत है। और भरण पोषण वो करेगा जिसके पास ज्ञान हो, सत्य हो, प्रकाश हो, सामर्थ्य हो। तो हम तो सब तरह से हैं ही वही लोग जो सत्य की खोज वाले भारतीय संदर्भों वाले लोग हैं। हम वैसा कर नहीं रहे, वो एक अलग कहानी है, मैं उस पर नहीं जाने लग रहा हूँ। तो सत्य की खोज हमारे अनुसंधान का भी, जीवन का भी अंतिम लक्ष्य है। और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो रास्ता है, टूल है, उपकरण है, मीन जो है, वो कहलाता है नॉलेज, ज्ञान। जिससे जाना जाए, जिसे किया जाए, जिसे समझा जाए, जिसको अप्लाई किया जाए, उसको हम ज्ञान कहते हैं। तो ज्ञान एक रास्ता है सत्य की खोज का। तो जब आप पीएचडी की रिसर्च पूरी करेंगे या डिलीट करेंगे, कुछ भी कोई भी प्रोजेक्ट पूरा करेंगे, तब आप क्या काम करेंगे? तब बेसिकली आप ज्ञान के भंडार में वृद्धि करते हैं। अंततः वो आपको सत्य की ओर लेकर के जाता है। सत्य बहुत लंबी चौड़ी एक व्याख्या है, मैं उस पर अभी आपके साथ नहीं हूं। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये जो एक्सटेंडेड कॉमन सेंस है, विस्तारित कॉमन सेंस, सहज बुद्धि, सामान्य बुद्धि व्यक्ति जिसमें अधिक मात्रा में होती है, वो ज्ञानवान होता है, वो सत्य की खोज करता है, वो विद्वान होता है। अल्बर्ट आइंस्टीन तो यही कहा करते थे कि मैं विद्वान आदमी नहीं हूं, मैं वैज्ञानिक नहीं हूं, मैं औरों से ज्यादा किसी समस्या पे लगा रहता हूं। उनका तो फेमस कथन है। अर्थात कॉमन सेंस लगभग हम सब में, उसको एक्सटेंडेड करके, परिमार्जित करके, संशोधित करके, संश्लेषित करके जीवन में उतारने की कला बहुत कम लोगों के पास है। अब जो दौर आ गया, तो मिश्रा जी और आप सब लोगों को पता ही होगा, जैसे हम खाली टाइम में रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड हो, घर पे चाहे डाइनिंग टेबल भी हो, मित्रों की हो, फिल्मों की हो, बाजार में हो, कहीं पर भी हो, लोग खाली टाइम क्षण भर का भी आया और व्हाट्सएप देखना शुरू। ये जो मोबाइल है, मैं ये नहीं कह रहा सर बुरी चीज, मैं ये कह रहा हूं इसने आपको सोचने की प्रक्रिया को बंद कर दिया है, कुंद कर दिया है, मंद कर दिया है। क्यों? व्यक्ति खाली टाइम में पहले सोचा करता था। मिश्रा जी कह रहे थे ना, कटारिया जी बहुत अवलोकन करते हैं। अवलोकन पे कभी अगर मौका मिला मेरे को तो मैं आपसे पूरी विस्तार के साथ, मैं पीएचडी कोर्स वर्क करवाया करता था मिश्रा जी। मेरे कोर्स वर्क के बच्चों को मैं सड़क पे ले जाकर अवलोकन सिखाता था, उनको सड़क पे ही ऑब्जर्वेशन करने की टेक्निक। सोशियोलॉजी वाला उसमें सोशियोलॉजी देखे, ज्योग्राफी वाला ज्योग्राफी देखे, हिस्ट्री वाला हिस्ट्री छांट के दे, इकोनॉमिक्स वाला इकोनॉमिक्स बताए। केवल भीड़ खड़ी है, मजदूर खड़े हैं और 2 घंटे आपको सिर्फ अवलोकन करना है।
तो ये जो काम है ना, ये आपकी बुद्धि अप्लाई करने का काम है। अब वो देखिए, हमारी जो सरकारी व्यवस्था है इसमें सारे काम तो हो ही नहीं सकते, लेकिन जितना अधिक आप अपने कॉमन सेंस को जीवित रखेंगे। बच्चों में ये कहना चाह रहा हूँ, आपकी पीएचडी थीसिस बहुत बढ़िया होगी, आप बहुत बढ़िया टीचर कहलाएंगे। सिर्फ इतना सा ध्यान करें कि कॉमन सेंस क्या बोल रहा है। जैसे मैं आज का एक ताजा उदाहरण दूं, अभी अभी आपके छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश उधर भी चल रहा होगा, राजस्थान में भी एक हम में शमशान वैराग्य पैदा होता है। गर्मियां आ गई, पक्षी प्यासे मर रहे हैं, घरों में परिंदे लगाओ। आप भी परिंदे ही बोलते हो क्या मिश्रा जी? पानी का जो रखा जाता है, परिंदे लगाइए। अब लोग साहब घरों में परिंदे लगा रहे हैं, सोशल मीडिया पे लगा रहे हैं, अखबारों में फोटो छप रही है और ड्रामेबाजियां चलने लग रही हैं। और जो ही 1-2 महीने बाद 20 जून के बाद बरसात आएगी, लोग परिंदे में पानी डालना भूल देंगे और फिर पक्षी प्यासा मरे। अब ये पाप किसने कमाया भाई? या तो आप परिंदा टांकते नहीं, अगर टांकते हो तो 365 दिन पानी डालिए। आप इस भरोसे नहीं रह सकते शहरों में कहीं पे तालाब कुआं बावड़ी हैं और पक्षी वहां पानी पी लेंगे। आपने अपने घर पे पानी की व्यवस्था करी थी, दाने की व्यवस्था करी थी, पक्षी आया था, 1-1.5 महीना खा पी लिया, अब आपने उसको धोखा दे दिया। ये कॉमन सेंस की कमी है, हमने ध्यान ही नहीं लगाया। अरे यार, नहीं तो हमेशा चाहिए पक्षी को। ये अगर पक्षी को दाना पानी देना पुण्य है, तो फिर मैं ये निवेदन कर रहा हूँ, उसको आदत डाल करके छोड़ देने का पाप भी आपके खाते में लिखा जाएगा, मेरे या मिश्रा जी के खाते में नहीं आने वाला। पुण्य आपके खाते में तो पाप भी आपके खाते में। अर्थात हमें भरपूर मात्रा में कॉमन सेंस को काम में लेना चाहिए। ये एक सहज बुद्धि है। आप ये कहोगे इस तरह से मैंने सोचा ही नहीं, ये मैं ये कहना चाह रहा हूँ मिश्रा जी। 92-93 की बात है, मैं वर्ल्ड बैंक में रिसर्च ऑफिसर था, WHO के रिसर्च प्रोजेक्ट में। सोनीपत मेरा जाना हुआ था, तो वहाँ कलेक्ट्रेट में कहानी बड़े से बोर्ड पे लगा रखी, वो आपके साथ भी साझा करूंगा, कॉमन सेंस की कहानी है। जी। अब अब है या नहीं, पर एक सरदार जी थे, कुलवंत सिंह जी शायद नाम था, कलेक्टर सोनीपत, 92-93 में। तब उनके वहां उनके रूम में लगी हुई थी, चैम्बर में। कहानी यो है कि नई दिल्ली से कालकाजी, मतलब चंडीगढ़ होकर हिमाचल के बॉर्डर तक, जिसको शेरशाह सूरी ने जीटी रोड बनाया था, ग्रांड ट्रक रोड, वही उस रोड को 4 लेन किए जाने का काम चला। सन 70 से पहले की कोई बात है, नेहरू जी के कार्यकाल की बात है शायद। उस टाइम तक वो 2 लेन चलता था, तो उसको बड़ा हाईवे कर रहे थे हम। उस जमाने में तो 1-2 ही थे हमारे देश में जीटी रोड। जब उसको करने लगे तो सोनीपत के पास गुवाना करके एक एरिया है, उसके पास बीच सड़क में किसी जमाने की एक पहाड़ी छोटी सी, या उल्का पिंड गिरा होगा, क्योंकि हरियाणा में सच कोई ऐसे पहाड़ नहीं है राजस्थान मध्य प्रदेश की तरह। हरियाणा प्लेन है लगभग। तो एक ऐसा चट्टान था, मतलब उसकी 30-40 फुट की हाइट और 20-30 फुट का जिसका घेरा, और वो बीच सड़क पे आ रहा था। साइड में था, चूंकि 4 लेन करने पर वो बीच में आ गया। अब उसे हटाया जाना था, और वो दिन थे दिसंबर-जनवरी के। तो किसानों की सरसों, जौ, गेहूं और चना, ये खेती लगी हुई थी। अगल बगल में किसान, आप जानते हो हरियाणा तो बहुत संपन्न राज्य। अब उस पत्थर को वहां से हटाना था, तो सीपीडब्ल्यूडी के उस जमाने में तो केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ही करवाता, ठेकेदार नहीं हुआ करते थे ऐसे आज जैसे, पीपीपी मॉडल नहीं। तो उनके 1-2 कोई क्रेन हुआ करती थी मिलिट्री की, वो लाई गई और उनसे उठाया गया। तो क्रेनों के वो जो पार्ट्स थे, हुक, वो टूट गए। वो पत्थर नहीं हटा वहां से, बड़ा सा था, चट्टान बड़ी रही होगी। आप साहब 10-15 दिन के बाद दूसरी टीम आई, तब उन्होंने दूसरे उपकरणों से, उस जमाने में जो भी उपलब्ध थे, उनसे उसको हटाने का प्रयास किया गया, काम नहीं है। एक किसान जो खेत में पानी देता था, वह तमाशा रोज देखता था। एक दिन वो विस्फोटक सामग्री लेकर के आए कि इसको उड़ा देते हैं। तो किसान भागा भागा है, बोले साहब आप उड़ाओगे और ये इसके पत्थर टुकड़े टुकड़े होंगे, जाके गिरेंगे हमारे खेतों में, हमारी तो फसलें बर्बाद हो जाएगी। बोले नहीं, हम मुआवजा दे देंगे। बोले मुआवजा क्यों दे देंगे, आप हमारा ये काम अप्रैल मई में कर लेना, जब हमारे खेत सूने हो जाएंगे, हम कटाई हो जाएगी। बोला नहीं, इतना नहीं रुक सकते, प्रोजेक्ट जल्दी करवाना है, सरकार का ऑर्डर है। तो ये काम भी नहीं हो सकता, क्रेन उस पर काम नहीं कर रही, पत्थर हट नहीं रहा। और याद रखे सन 60-70 के जमाने की टेक्नोलॉजी बहुत उन्नत नहीं थी। किसान ने कहा साहब आप कहो तो इसको मैं हटा दूं। अब सारे वैज्ञानिक जितने भी थे, इंजीनियर ने कहा तू तेरा काम कर, खेती में जा और तू पत्थर हटाएगा। उन्होंने बोला आप अनुमति दो तो मैं हटा दूं।
तो काफी जद्दोजहद के बाद उसे अनुमति मिली। तो किसान ने कहा साहब एक काम करो आप, ये जो पत्थर है इसके बगल में इसकी साइज से थोड़ा बड़ा गड्ढा खोद दो, मशीन को उसको धक्का दे दो, उसमें पत्थर को उस गड्ढे गड्ढे में डाल दो। और यही किया गया। फिर उस किसान को पुरस्कृत किया गया था राष्ट्रीय स्तर पे, और ये कहानी फिर सोनीपत के जिला स्तर पे कई जगह लगाई गई थी। मतलब ये कॉमन सेंस था, हमारे देश की सत्य घटनाओं में से एक। रिसर्च थोड़ी करता था वो, पर उस बंदे में रिसर्च करने की प्रवृत्ति थी, मैं ये कह रहा हूँ, अवलोकन करने की क्षमता थी, तो समाधान निकला। अब मैं इससे जुड़ी हुई पॉइंट्स जरूर जरूर परिभाषाओं पे आता हूँ, वो मतलब टर्मिनोलॉजी पे आता हूँ, परिभाषा नहीं देता। देखिए, एक नंबर का तो कंफ्यूजन लोग ये करते हैं कि इन्वेंशन, डिस्कवरी, ये सब एक ही चीज है, ऐसा नहीं है। पहले एक नंबर पे आइए। इन्वेंशन कहता है आविष्कार को, आविष्कार कहते हैं खोज करना, नई चीज जो दुनिया में है ही नहीं। जैसे पहिए का आविष्कार, आग का आविष्कार, मोबाइल का आविष्कार, गूगल मीट का आविष्कार, कूलर का आविष्कार, परमाणु बम का आविष्कार, पंखे, ये चीजें धरती पे थी नहीं, इंसान ने बनाई। अर्थात जो चीज धरती पे एग्जिस्ट नहीं करती उसको दुनिया में लेकर के आना मनुष्य की सुख सुविधा के लिए, उसे आविष्कार कहते हैं। तो इस तनाव से दूर हो जाइए। मिश्रा जी आपसे करवाएंगे नहीं, आपका गाइड आपसे कहेगा नहीं, और आपके मेरे बस का नहीं। फ्री हो जाइए, आविष्कार नहीं करना। अब 2 नंबर पे आते हैं। 2 नंबर कहलाता है साहब डिस्कवरी, खोज करना, गवेषणा, मतलब गोधनेशन, गायों को ढूंढना। किसी जमाने में ऋषि मुनियों के वो जो बच्चे पढ़ते थे ना आश्रम में, वो गाय छोड़ आते थे जंगल में, शाम होने से पहले अपनी गायों को घेर के लाना पड़ता था। तो गायों को ढूंढने का काम गवेषणा कहलाता था, इसको डिस्कवरी, इसको बोलते हैं discovery। तो आजकल आप देखते होंगे ना वो, ये जो डिस्कवरी चैनल और नेटफ्लिक्स, जियो वगैरह, नेट जियो, इनके ऊपर वो क्या आते हैं, समुद्र में वेल कैसे चलती है, पक्षी शिकार कैसे करते हैं, बाघ अपने शिकार को कैसे दबोचता है, ज्वालामुखी कैसे फटता है। अर्थात चीजें धरती पे हैं, आप उन्हें खोज करके दुनिया के सामने लाते हो। तो कोलंबस, वास्को डी गामा ने डिस्कवरी करी थी, भारत और अमेरिका तो अपनी जगह पे ही थे। तो दुनिया के सामने किसी चीज को लाने को डिस्कवरी कहते हैं। तो ये डिस्कवरी करने वाला काम भी आपके बस का नहीं है भाई साहब, तो इससे भी मुक्त हो जाओ, ये फ्री हो जाते हैं। अब तीसरा आया साहब इंक्वायरी। आपने किसी ने गुड्डे हेट और पीवी यंग या सीए मोजर की किताब कभी देखी हो, तो उनमें रिसर्च की जगह टर्म यूज हुआ है इंक्वायरी। अब आजकल इंक्वायरी का मतलब होता है कि हॉस्पिटल में जाओ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल छिंदवाड़ा में, पूछो फीमेल सर्जिकल वार्ड कहाँ है, बच्चों वाला वार्ड कहाँ है, या स्टेशन पे जा करके पूछो नागपुर वाली ट्रेन कब आएगी, बॉम्बे वाली कब मिलेगी, या जयपुर वाली कब मिलेगी। यही इसको इंक्वायरी कहते हैं, पूछताछ। तो पूछताछ वाला काम तो साहब बहुत ही छोटा है, तो आप कोई शेड्यूल क्वेश्चनियर भरवाओ तो उसमें काम आ जाएगा। अर्थात आज रिसर्च टर्म बिल्कुल इंक्वायरी से आगे जा चुका है। तो इंक्वायरी तो सामने पता करने की बात हुई, तो इतना हल्का काम नहीं करवाएंगे। ऊपर वाले वोटेड डेथ है, ये बहुत हल्का है, ये कुछ बीच का सा काम करवाएंगे हमसे मिश्रा जी। अब एक टर्म है साहब इन्वेस्टिगेशन, अन्वेषण, अनुधनेषण, मतलब गहरी खुदाई में जाना। तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई क्या करती है, पुलिस क्या करती है, आईबी और रो क्या करते हैं, किसी घटना के घट जाने के बाद उसकी सारी कड़ियों को पकड़ते हुए नीचे तक उतरते हैं कि लिंक क्या है, किसने मर्डर किया है, कैसे हुआ है, कौन जिम्मेदार है। इन्वेस्टिगेशन का काम ये। लेकिन पत्रकार भी इन्वेस्टिगेशन करता है, पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन करता है, लेकिन ये कोई समाधान नहीं सुझाते, ये अपराधी को पकड़ के लाके सामने दे देते हैं। इससे न तो अपराध रुकते, न समस्याएं मिटती। तो हमारा काम इन्वेस्टिगेशन करना तो है, पर अप्लाइड रिसर्च में हम समस्याओं का समाधान भी करेंगे, ये कहना चाह रहा हूं। तो हम इन्वेस्टिगेशन से थोड़ा आगे जाएंगे। अब आ जाओ साहब, स्लाइड बदलो, रिसर्च, रीड बदल आंसर। तो आप प्योरिफिकेशन करेंगे। री मतलब दोबारा, सर्च मतलब खोज। तो दुनिया में जितना डेटा बिखरा पड़ा है उसकी पुनर्व्याख्या का काम, तो बिल्कुल सरल परिभाषा बच्चों ये है कि री इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा इज रिसर्च। आंकड़ों की पुनर्व्याख्या को शोध कहते हैं। अर्थात इस ज्ञान के महासागर में, दुनिया की घटनाओं में, लोगों की समझ में, समस्याओं में, समाज के विषयों में बहुत सारे तथ्य हैं, बहुत सारे आंकड़े हैं, बहुत सारी चीजें। इनमें से छांट करके समस्याओं को समझना, विश्लेषण करना और उनका समाधान सुझाने का काम। तो पुरानी कोई थियरी चल रही है,
तो उसको परख लो कि ये काम करते ही नहीं। यदि राजनीतिक विज्ञान का विद्यार्थी है तो आज ये कहेगा कि मंडल सिद्धांत का परीक्षण करते हैं। जो कौटिल्य का मंडल सिद्धांत ये कहता है कि हमारा जो पड़ोसी है वो हमारा दुश्मन, लेकिन पड़ोसी का पड़ोसी हमारा मित्र होता है। भारत हमारा देश, पाकिस्तान हमारा बिल्कुल पड़ोसी, ये शत्रु है। लेकिन पाकिस्तान से आगे जो ईरान है वो हमारा मित्र है, पाकिस्तान का शत्रु होता है। ये तो ये मित्र हरि मित्र पूरी एक संधि वो बनी हुई है आठ आठ पक्ष को लेते हुए। आज ये कहें, आज भी लागू होती है मंडल सिद्धांत। भारत विदेश नीति में तो बाकायदा अभी भी पढ़ाया और समझाया जाता है, कूटनीति का एक हिस्सा है। तो या तो आप ये कहें पुराने सिद्धांतों का परीक्षण करूंगा या नया सिद्धांत विकसित करूंगा, और कुछ भी नहीं करूं तो कम से कम समस्या को स्पष्ट ढंग से विश्लेषित कर दूंगा। इसे अनुसंधान कहते हैं, इसे रिसर्च कहते हैं, इसे शोध कहते हैं। ठीक है, ये एक ऐसा काम है जो वो टेढ़ा है, आप सरल रहा है। ये लेक्चर खत्म होते होते क्लैरिटी भी आ जाएगी, लेकिन ये भी समझ में आ जाएगी कितना बड़ा दायित्व तो आपके कंधों पर है। तो वो बोला जाता है ना कि अनुसंधान रिसर्च का काम मधुमक्खी के छाते में हाथ देने जैसा है। आपको शहद मिलेगा लेकिन डंक भी लग सकता है। अब डंक किस चीज का है? ऐसे भी निर्णय आ सकते हैं, ऐसे भी परिणाम आ सकते हैं जो आपको या समाज को झकझोर दे, नए सिरे से सोचने के लिए विवश कर दें। ठीक है, आगे आइए टाइप्स भी करिए, क्योंकि तो देखिए अगर आप किताब खोलेंगे रिसर्च मेथोडोलॉजी की तो उसमें टाइप्स करिए, मिश्रा जी स्लाइड आगे लीजिए। तो जी जब सर। आप उसमें कम से कम मेरे 30-40 प्रकार की टाइप्स आपको अलग अलग किताबों में अलग अलग लिखेंगी। मैं मोटी मोटी आपको बताता हूँ, तो उससे आप ये समझेगा आप कौन सी वाली करेंगे। ठीक है, तो देखिए एक तो रिसर्च होती है प्योर, प्योर को कहते हैं शुद्ध अनुसंधान, नॉलेज फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, ज्ञान के लिए ज्ञान। अब आप यूं समझिए, जब अल्बर्ट आइंस्टीन ने ये कहा कि E बराबर mc स्क्वायर, की एनर्जी क्या है, पदार्थ और उसकी जो सापेक्षता के साथ में जो वो कहना चाह रहे, उसके बेस पे यदि आप परमाणु बम बना लो या कोई मिसाइल छोड़ दो या अंतरिक्ष में चले जाओ, ये जो कुछ भी आप करोगे ये आपका अप्लाइड रिसर्च हो जाएगा। तो प्योर रिसर्च किसी चीज को समझ आती है, किसी कंसेप्ट को समझाती है। भाई थॉमस जेफरसन ने जो दूसरे फिजिक्स के आविष्कार किए, या इवन न्यूटन ने जब ये बताया कि चीजें धरती की तरफ आती हैं क्योंकि धरती खींच लेती है, तो सेब गिर करके आसमान की तरफ इसलिए नहीं गया कि आसमान ऊपर है, उसने कहा नहीं, धरती में ऊपर नीचे कुछ नहीं होता ब्रह्मांड में, पृथ्वी नजदीक है, रस के खींचने की ताकत अधिक थी। जब हमें इस चीज का ज्ञान हुआ कि इधर अगर धरती खींचती है तो उधर दूसरे ग्रह भी खींचेंगे, इससे हमारा रॉकेट और उपग्रह की टेक्नोलॉजी विकसित हुई। तो प्योर साइंस ने तो केवल ग्रेविटी बताई थी, और इसके आधार पे जो आपने पहला जो रॉकेट छोड़ा जाता है प्रोपेल करता है, वो तेज गति से आसमान में जाएगा तो उसके पीछे आग लगा दी जाती है। जो ही वो पृथ्वी की कक्षा से बाहर जाता है तब पृथ्वी की कक्षा से फ्री होते उधर वाले ग्रह खींच लेंगे उसको, तब उसे रोकने का प्रयास किया जाता है। पर ये किस पे निर्भर है? ये जब आपको ग्रेविटेशन समझ में आया था ना वो सिद्धांत, उसके आधार पर अप्लाइड चीजें होने लगी, अर्थात उससे समस्याओं का व्यवहार में समाधान होने लगा। तो आप प्योर रिसर्च तो शायद ही करें, आप जो भी रिसर्च करेंगे, जो बच्चे मुझे सुन रहे हैं, वो अप्लाइड की कैटेगरी में आपकी रिसर्च होगी। व्यवहारिक तो भारत में भ्रष्टाचार की समस्या, राजनीति विज्ञान में जनमत का निर्माण, है ना, महिलाओं के अधिकार, सशक्तिकरण, पंचायती राज, ग्रामीण विकास, मुद्रास्फीति, आप कोई से भी विषय का टॉपिक लीजिए, मोर और लेस 99.9% संभावना उसकी अप्लाइड रिसर्च होने की। तो व्यवहारिक अनुसंधान उसे कहते हैं जो हमारे व्यवहारिक स्तर पे समाज की समस्याओं का समाधान करती है, मानव के जीवन को सफल, सरल और सुखी बनाती है। दूसरी टाइप है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। एक्चुअली ये वर्गीकरण हर ऑथर अपने अपने ढंग से करता है। क्वालिटेटिव रिसर्च होती है गुणवत्तात्मक, जो मानव के आचरण की व्याख्या करती है लेकिन उसको आंकड़ों में नहीं नाप सकती, और क्वांटिटेटिव उसे संख्या में नाप देती। जब मैं ये वो बोलता हूँ या आप जब आप रिसर्च करेंगे तो हम ये कहेंगे कि साहब
300 लोगों पे हमने सर्वे किया, क्वेश्चनेयर की, उनमें से 80% ये मानते हैं कि भारत में भ्रष्टाचार की समस्या बहुत अधिक है। ये 80% मानते हैं, ये तो क्वांटिफिकेशन हो गया। लेकिन जो ही आप उनका ये कहने लगोगे कि किस व्यक्ति के अंदर भ्रष्टाचार की समझ और उसके समाधान के बारे में अपने निजी विचार क्या है, तब उसका एटीट्यूड आ जाएगा। अब एटीट्यूड को हमेशा क्वांटिफिकेशन नहीं किया जा सकता। तो जब भी किसी व्यक्ति के साथ आप इंटरव्यू करते हो, अब एक्चुअली क्वालिटेटिव रिसर्च का एस्पेक्ट है, आप उसका नॉलेज, आप उसका एटीट्यूड, उसका एप्टीट्यूड, उसकी स्किल, उसकी समझ, उसका रुख, उसका व्यू, आप ये जांचते हो। जब ऐसी चीजें जिन्हें हर बार हम, केस स्टडी करी आपने, आपने ये कहा छिंदवाड़ा राजकीय महाविद्यालय पीजी कॉलेज ऑटोनोमस है और प्रधानमंत्री स्कीम के तहत सर इसमें गुणवत्ता इस तरह से सुधारी गई है, आपने पूरी केस स्टडी कर दी। ये प्योर क्वालिटी साइड की रिसर्च है, ये इसका क्वांटिफिकेशन नहीं होगा। तो बड़े बड़े जो सर्वे जिनमें हम टी टेस्ट, क्वाई स्क्वायर टेस्ट, आप जो कुछ भी इनोवा वगैरह लगा सकते हो, ये टेस्ट जहां आप लगा सकें, जहां आपको रिलेशन वगैरह कर सकें, जहां आप जो कुछ भी ज्ञान आया है वो हमें आंकड़ों में ढल जाए, अंकों में ढल जाए, गणितीय फॉर्मेट में आ जाए, वो सब तो क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है। लेकिन आप जब केस स्टडी करेंगे, क्वेश्चन भरवाएंगे, शेड्यूल भरवाएंगे, इंटरव्यू करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, कंटेंट एनालिसिस करेंगे, तब ये प्योर क्वालिटी साइड की तरफ चीजें जाती हैं। क्यों? क्योंकि इनमें हमेशा संख्यात्मक महत्व नहीं रखता, उसकी गुणवत्ता महत्व रखती है। हम ये करें हॉस्पिटल में अमुक अमुक 10 डॉक्टर बहुत बढ़िया ऑपरेशन करते हैं, अब डॉक्टर का जो स्किल है बढ़िया सर्जरी करने का बिना दर्द का, ये उसकी क्वालिटेटिव रिसर्च का एस्पेक्ट है, आप इसका क्वांटिफिकेशन नहीं कर सकते। अब योग पाया जाता है, चीजों को जब तक रिसर्च में मेजर नहीं किया जा सकता, नापा नहीं जा सकता, तब तक रिसर्च अधूरी है। इस तरह का एक्चुअली रिसर्च का काम क्या है साहब? रिसर्च का काम मूलभूत रूप से जो कर रहा होता है ना, उसकी संतुष्टि, उसके अंदर जो जिज्ञासा का कीड़ा है ना, उसको शांत करने का काम। गूंगे का गुड़ है, गूंगे का गुड़ खाकर मुस्कुराए। अब आप गूंगे से पूछो कैसा लगा, तो वो आपको क्या व्याख्या करे? गूंगा मुस्कुरा सकता है वो खाली। गूंगे का गुड़ है रिसर्च। तो जिन्हें रिसर्च का कीड़ा है ना, ये ट्राइबल एरिया के कई टॉपिक्स पे मिश्रा जी लिखते हैं, अब इनके लोग गूंगे का गुड़ हो गए। आपको क्या मजा आता है? तो कहीं यार बहुत आता है। आपके कैसे समझ में आए? जिसे आता है वही जानता है। तो जिन्हें रिसर्च का एक्चुअली रुझान है, अवलोकन की क्षमता है, समाज में कुछ करने की भावना है, जिनमें मैं कह रहा हूँ ना बुभुसा का लेवल बहुत ऊंचा है, तो उनके लिए है। जब ये वाइस चांसलर बन जाएंगे मिश्रा जी, तब थोड़ी कोर्स करवाया करेंगे। मैं तो फिर भी आ जाऊंगा, मैं तब रिटायर हो गया, मेरी तो कोई बात नहीं। पर मैं उनके लिए कहने लग रहा हूँ। तो जब आप गुणवत्तात्मक रिसर्च करते हैं तो सोशल साइंसेज में बहुत होती है। देखिए साइंस में तो कोई क्वालिटी रिसर्च होती ही नहीं, उसमें तो केवल क्वांटिटी एक्सपेरिमेंट होते हैं, निर्जीव चीजों पे होते हैं। हमारे यहाँ तो समाज और मनुष्य, मनुष्य का व्यवहार है, मनुष्य का व्यवहार बहुत वोलेटाइल है, उसमें कुछ भी स्थायित्व तो नहीं। ठीक है ना, ऐसा है। तो रिसर्च में क्वालिटी साइड की करना सरल लगती है लेकिन बहुत कठिन है, क्योंकि इसमें सोचना पड़ता है। और मैं आपसे निवेदन कर दूं, मैं मेरे 61 साल के जीवन के अनुभव पे कहता हूं, लोगों को सोचना पसंद नहीं है। बहुत ही कड़वी बात मैं आपको बोल रहा हूँ, लोगों को सोचना पसंद नहीं है, क्योंकि सोचने से निष्कर्ष निकलते, और निष्कर्ष हमेशा हमारे अनुकूल नहीं होते। तो जब चीज हमारे अनुकूल नहीं होती तब हमें दुख देती है। वे गौतम बुद्ध क्या कहते हैं? गौतम बुद्ध कहते हैं इस दृष्टि पे एक ही सत्य। गौतम बुद्ध ने कहा पूरा संसार मिथ्या है, केवल एक सत्य है, और वो है दुख। मेरे विपरीत जो कुछ भी धरती पे हो रहा है वो सब मेरे लिए दुख है, और जो मेरे अनुकूल हो रहा है जैसा भी, मेरे शरीर के लिए, मेरी बुद्धि के लिए, मेरे मन के लिए, वो मेरे लिए सुख है। तो विचार में एक चीज ये है कि विचार आपको निष्कर्ष पे ले जा सकता है, निष्कर्ष आपकी सोच के विरुद्ध हो सकते हैं। आप बहुत गंभीर चिंतन करने बैठ जाओगे तो आपको अपनी कमियां पता चल जाएंगी, और कमियां पता चलते आपको लगेगा नहीं, तो आप उस विचार से हटेंगे नहीं, मैं ऐसा थोड़ी हूँ, दूसरे लोग आ रहे हैं मेरे उस काम के लिए। ये प्रवृत्ति है मनुष्य में। फिर एक रिसर्च होती है डिस्क्रिप्टिव, वर्णन कर देना।
कि मुक्ति बोध की कविताओं को, बाबा नागार्जुन की कविताओं को, मुंशी प्रेमचंद की कहानियों में नारी चित्रण ऐसा है, या राजनीति विज्ञान के निम्नांकित थ्योरिस्ट हुए हैं, पाश्चात्य ये हैं, भारतीय ये हैं, ये विदेश नीतियां हैं, ये डॉक्यूमेंट है, चुनाव है, ये घोषणा पत्र है। हम लंबी चौड़ी थीसिस, हमारी जो थीसिस होती हैं 400 पेज की एवरेज भारत में सोशल साइंसेज में, उसमें 30-35 पेज आपके लिखे हुए होते हैं जो आप में जाके काम आए। बाकी 450 पेज वो जो दूसरे लोगों से उठा उठा करके किताब को मोटी सी करना है। थीसिस तो 30-40 पेज की है साहब, काम की तो इतनी ही होनी चाहिए। पर हमारी आदत, हम डेस्क्रिप्टिव, तो आप सोशल साइंस वाले, आपकी रिसर्च की नेचर डेस्क्रिप्टिव होगी, ये मान लो। इससे विपरीत होती है एनालिटिकल। देखिए, मैं जब ये कहूं विश्लेषण, बाबर 1526 ये मैं वर्णन कर, पर बाबर 1526 में भारत नहीं आता तो आज का भारत कैसा होता, ये विश्लेषण है। तो आज का भारत कैसा होता, बाबर नहीं आता तो तोप नहीं आती, तोप वही लाया था। ये मेहराबदार बिल्डिंगें जो बनती हैं अपने गुंबद, ये नहीं होते। पजामा, तरबूज, गुलाब जामुन, तो वो बाबर ही लाया था। और बाबर भारत नहीं आता तो अयोध्या में बाबरी मस्जिद नहीं बनती, और बाबरी मस्जिद नहीं बनती तो लाल कृष्ण आडवाणी को रथ यात्रा नहीं निकालनी पड़ती। अब रथ यात्रा नहीं निकालनी पड़ती तो 6 दिसंबर 92 को मस्जिद नहीं डहती, और मस्जिद नहीं डहती तो बीजेपी को राम मंदिर का मुद्दा नहीं मिलता। राम मंदिर का मुद्दा नहीं मिलता तो आद मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होते। मेरे को इतनी बात समझ में आती है बस, ये विश्लेषण है। मैं अच्छा बुरा कुछ नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि वो झगड़े की जड़ जो है ना, वो बाबर है 1526। जब आप कब क्या कौन कहाँ कैसे, रुडयार्ड किपलिंग के ये 6 समझ में आ जाएंगे ना, गुड सर्वेंट। तो रुडयार्ड किपलिंग कौन, जंगल बुक, चड्डी पहन के फूल खिला, याद आया क्या कुछ? वो तो उन्होंने कहा था कब क्या कौन कहाँ क्यों कैसे। आप एक चीज पकड़ो और इसके सारे पक्ष पकड़ लो, आपको विश्लेषण करना आ जाएगा। हम जनरली समस्या को क्या पकड़ते हैं, क्या हो रहा है, अरे साहब मारपीट हो रही है, क्यों हो रही है, किससे हो रही है, कौन कर रहा है, कौन कौन जिम्मेदार है, किस प्रकार से पिटाई हो रही है, क्या परिणाम हो सकता है। आप इतनी सारी चीजें सोचोगे तो पता चलेगा अगर यार कहानी तो कुछ हो रही है, कुछ और हो रहा है। तो ये जो समझ है ना, ये विकसित करनी पड़ती है, इसमें डीप में जाना पड़ता है। तो एनालिटिकल पे थोड़ा जोर पड़ता है बच्चों। कंसेप्चुअल रिसर्च कहते हैं जब आप किसी विषय को, किसी टॉपिक को, किसी समाज की किसी बात की व्याख्या स्पष्ट कर दें। देखिए, मैं कहूँ फैमिली, तो जो सोशियोलॉजी वाले बच्चे होंगे, अब किसी भी, आप यहाँ इतने लोग बैठे हैं उसमें सब सोशियोलॉजी के तो नहीं है। फैमिली क्या, सब परिवार, अरे परिवार के तो आप डिफाइन करो। तो जो आप डिफाइन कैसे करोगे कि रक्त संबंधों के ऐसे लोग जो किसी खास एक आश्रय स्थल पे रहते हैं, एक प्रकार का किसी किचन में भोजन करते हैं, उनके बीच में आपस में बिलोंगिंग होती है, उसे हम परिवार कहते हैं। अब ये उसकी होगी डेफिनेशन। तो परिवार के, अब इस डेफिनेशन को मैं विस्तार से समझाऊं कि परिवार का मूलभूत लक्षण होता है अपनी वंश परंपरा को आगे ले जाना, एक कंसेप्ट है। वो सुरक्षा प्रदान करता है, सुख में, दुख में, बीमारियों में, जीने में, मरने में, वो खुशियां प्रदान करता है, उनमें बॉन्डिंग होती है। वो समाज में अपनी एक एस्टीम, पहचान, कुल परंपरा, सूर्यवंशियमता वचन टाइप कि हमारे खरबंदा परिवार में ऐसा नहीं होता, मल्होत्रा परिवार में ऐसा नहीं होता, इस तरह की परिवारों की अपनी एक पहचान हुआ करती है। परिवारों के होने से समाज का निर्माण होता है, समाज बनने से समुदायों का, राष्ट्रों का निर्माण होता है। ये कंसेप्ट है। तो छोटी सी चीज में किसी को समझाना, परिभाषा कि उसकी समरी आ जाए, उस परिभाषा को विस्तार पूर्वक क्लियर कर देना, कंसेप्ट। तो जब आप किसी चीज को विस्तार पूर्वक समझाते हैं, मतलब थ्योरी तो नहीं बढ़ाते लेकिन डेफिनेशन से आगे चले जाते हैं, तो सरल, तो मैं कहूंगी अथॉरिटी एक कंसेप्ट है, पब्लिक ओपिनियन एक कंसेप्ट है, मुद्रास्फीति एक कंसेप्ट है, ब्यूरोक्रेसी एक कंसेप्ट है, मैरिज एक कंसेप्ट है, फैमिली एक कंसेप्ट है। ये कहना चाह रहा हूं, ये कंसेप्ट्स हैं, अवधारणाएं, जिनके आधार पे आगे बढ़ते हैं हम ज्ञान की परंपरा को बड़ा करने के लिए। तो जब आप किसी कंसेप्ट को क्लियर करते हैं तब कंसेप्चुअल रिसर्च कहलाती है। लेकिन उससे भी एक कदम आके जाके जब आप फील्ड में किसी टॉपिक पे
पहली बार अपनी तरफ से डेटा इकट्ठा करते हो, तब हम उसे अनुभव मूलक रिसर्च कहते हैं। अर्थात किसी टॉपिक पे आप गए, ट्राइबल में गए, मिश्रा जी उन्होंने कहा कि आपके यहाँ टेलीकम्युनिकेशन आया है, इससे आपको क्या फायदा हुआ है, क्या क्या नुकसान हुए हैं, क्या हमेशा टावर आता है, क्या कितना डिजिटल इंडिया का फायदा उठा रहे हो, कितनी चीजें आपको इससे सरल हुई हैं, क्या प्रभाव आए। ये नई चीज पहली बार आप इकट्ठा कर रहे हो उनके साथ, व्यापक नहीं है कितनी छोटी हो, लेकिन जब आप पहली बार किसी से क्वेश्चनियर, शेड्यूल, ऑब्जर्वेशन जाके फील्ड में पहली बार डेटा लेते हो, प्राइमरी डेटा वही है, उसको हम एम्पिरिकल रिसर्च कहते हैं। फिर होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। देखिए, जब आप प्रयोग करते हो, यदि ऐसा करें तो ऐसा हो जाए, तो ये जितने भी है ना, ये साइंस वाली, ये टोटल रिसर्च इसी कैटेगरी में आते हैं। उनके क्या जोर पड़ता है, इसमें एसिड डाल लो, इसमें एल्कलाइन डालो, इसमें पत्थर डालो, इसमें चूना डालो, इसमें मेंढक की टांग डालो, इसमें बीटाडिन डालो, यूं यूं घोल दो। अब आप और हम ये थोड़ी कर सकते हैं। अब हम ये थोड़ी करें कि मिश्रा जी जाएं कि एक कांग्रेस और एक बीजेपी वाले दो वोटर्स के सामने, तो उनको बिठा के देखें क्या? वो तो वैसे बैठने की तैयार बैठे हैं आज की तारीख में, पर हम ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना, क्योंकि सोसाइटी में अब जैसे डोरी पे कोई करना चाह रहा हो रिसर्च, तो फिर महिलाओं को किचन में माचिस लगा के देखेगा क्या कि आग लगाने पर कितनी महिलाएं कितना जुड़ जाती हैं? ये एक्सपेरिमेंट थोड़ी कर सकते हैं आप और हम। तो हमारे यहाँ नहीं, लेकिन साइंस में एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है। डायग्नोस्टिक का मतलब होता है ऐसी रिसर्च जो हमें कुछ समाधान देती हो, निदान देती हो, कारण बता देती हो। तो जो एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाले हमारे जितना काम करते हैं, ये हमारी पुराने समय से चली आ रही भाषा, पहनावा, कल्चरल पहचान, एथनोग्राफी, ये डायग्नोस्टिक रिसर्च करते हैं। यदि ये लैंग्वेज यूं थी तो यूं कैसे हो गई, अर्थात वो लोग वहां थे तो वहां से यहाँ कैसे आ गए। तो उनके जीनोम सीक्वेंस देखना, उनका मतलब पैटर्न देखना, खान पान, रहन सहन, संस्कृति, इकोलॉजी समझ करके, ये डायग्नोस्टिक रिसर्च। और ये मेडिकल में तो होती है, खैर मेडिकल में तो रिसर्च जो बड़ा हिस्सा डायग्नोस्टिक ही, वो पर आप वाले हिस्से में नहीं है। एक रिसर्च है कंपेरेटिव, दो राष्ट्र, दो जिले, दो संविधान, दो या अधिक लोग, संस्थाएं, देश, या दो राज्य ले लो, या दो कोई भी वेरिएबल हो ना आपके जो यूनिट में दिखाई देते हो बड़ी में, उन्हें हम कंपेरेटिव रिसर्च कहते हैं। मैं कहूँ फ्रांस और भारत के संविधान की विशेषता, तो कंपेरेटिव रिसर्च। और हिस्टोरिकल, वो तो आप जानते ही हैं, पुराने समय में हुई घटनाएं, नेचुरली सारी सेकेंडरी डेटा है, वो आपने तो बनाए नहीं, उनके बेस पे एनालिसिस होगा। तो जो सेकेंडरी डेटा के बेस पर पुरानी रिसर्च है वो हिस्टोरिकल कहलाती है। फिर है एक्शन रिसर्च, क्रियात्मक अनुसंधान। ये बहुत कम लोगों ने की है, क्योंकि वो सबसे मुश्किल अनुसंधानों में आती। क्या है साहब? एक्शन रिसर्च में जो रिसर्च करने वाला बंदा होता है, वो फील्ड में जाता है और जो समाज की समस्या है उसको बाकायदा अपनी हाइपोथेसिस लगा के सोल्व करना चाहता है, और फिर उसका परिणाम देखता है। अब आप देखिए, एक्शन रिसर्च करने के लिए किसी पीएचडी वाले बच्चे को अनुमति नहीं दी जा सकती। इसकी अनुमति मिलती है यदि आप सरकारी पद पे काम कर रहे हो। जब मैं इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान जयपुर में था, तब हमने राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद के साथ, उस जमाने में तो प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, अब तो नीति आयोग आ गए। प्लानिंग कमीशन में 6 राज्यों में 6 गांव लिए थे। तो जयपुर में चौकी ढाणी एक बड़ी जगह, उसके पास में गांव मोहनपुरा, उस गांव में एक्शन रिसर्च ली गई थी। तो हमने ये तय किया था कि कंसेप्ट ये था प्लानिंग कमीशन का कि पंचायतों को एक साइड में रख के गांव में उन समस्याओं का समाधान करना जो पंचायतों से, सरकारी तंत्र से नहीं हो रही, लेकिन गांव की सहभागिता से हो जाए, लोगों से सहभागिता से हो जाए। तो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट था गांवों का, ये प्रोजेक्ट लिया था। तब संयोग से मैं तो नौकरी कर रहा था, तो मेरे को उसका कोऑर्डिनेटर बना दिया। तब इस रिसर्च को करने का मुझे तजुर्बा मिला। अर्थात आप ही हाइपोथेसिस बनाते हो, आप ही प्रयोग करते हो। तो जैसे हमने क्या प्रयोग किया, गांव के वो लोग जो राजनीति नहीं करते, तो रिटायर्ड टीचर है, फौजी रिटायर्ड हैं, या पुराने लोग हैं जो जानते हैं गांव की सारी चीजों को, उनसे पूछ करके उनके एक यूनिट बनाई कि गांव में ऐसे कौन से काम है सदा से पेंडिंग है साहब, अमुक अमुक काम पेंडिंग है। तो गांव कुछ पैसा दे दे, कुछ हम दे दे, मिला करके इस काम को अपन करें, और सरकार का कोई जेईएन नक्शा कुछ भी नहीं होगा।
हमारा ही पेड़ होगा, हम ही ट्री गार्ड लगाएंगे, हम ही रक्षा करेंगे, कुछ हेल्प एनआईआरडी कर देगा, कुछ गांव वाले खुद करेंगे। और गांव वालों का आप अपनी मर्जी के 5-7 आदमी बना दो, उनकी कमेटी ही इसके लिए जिम्मेदार होगी। बस आप जानते हो कि आप घोषित कर दो ये ईमानदार है, बढ़िया काम करेंगे। तो एक ये प्रयोग किया गया 4 साल तक, और उस गांव में फिर वो काम हुए जो रूटीन में नहीं हो पा रहे थे। अब एक्शन रिसर्च तो हो गई, लेकिन अब ये एक ऐसी चीज है कि यूनिट केवल देश भर की 6, एक राज्य में एक, उसमें भी 6 राज्य लिए गए थे। राजस्थान था, आंध्रा था, महाराष्ट्र था, बिहार था, मध्य प्रदेश था। अब इससे एक निष्कर्ष निकला कि लोग राजनीति से उकता भी गए, अपना विकास भी चाहते हैं, काम भी कर लेते हैं, लेकिन सारे काम किए जाने संभव नहीं है। जैसे हमारे उस पंचायत में 6 गांव थे, तो एक गांव ऐसा था जिसपे सरकारी भूमि पे हम कम्युनिटी भवन बनाना चाहते थे, लेकिन उस पर अतिक्रमण करने वाले पंचायत के लोग थे, इलेक्टेड पंचायत के। आखिरी में कोर्ट में चला गया वो मामला। तो उस 5 प्रोजेक्ट उस एक्शन रिसर्च में हमने पूरे कर दिए, छठा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि राजनीति इतनी ऊंचे लेवल तक हावी होती है हमारे। तो ग्रामीण विकास आप करना चाहते हो, मैं करना चाहता हूँ, बीडीओ और एनआईआरडी योजना आयोग चाहता है, लेकिन वहां के जो स्थानीय प्रभुत्वशाली लोग हैं ना, वो उनके अपने इंटरेस्ट कुछ और होते हैं। तो लंबे समय तक वो चीज अटकी रही। खैर मैं तो फिर वहां से छोड़ के आ गया था, रिटायर हो गया था, मेरी दूसरी चीजें थी। लेकिन मैं इतना सा समझा रहा हूँ बच्चों आपको, एक्शन भी आप ही लेंगे, रिसर्च भी आप ही करेंगे। आपको अगर ध्यान हो तो अभी 3-4 साल पहले इकोनॉमिक्स में एक नोबेल प्राइज मिला इंडिया के आदमी को। वो एक्शन रिसर्च की गई थी उदयपुर के ट्राइबल एरिया के लोगों के ऊपर। उन्होंने लोगों को टीकाकरण प्रभावित करने के लिए कि टीका करवाने आए, तो जहां टीका लगता था ट्राइबल एरिया की पीएचसी पे, वहां ये कहते थे जब आप टीका लगवाने आओगे तो 1 किलो दाल भी मिलेगी। तो लोग दाल लेने आते थे, इस बहाने टीका भी लगा दिया जाता था उन बच्चों को। अब ये अनुमति सरकार ने, राजस्थान सरकार, भारत सरकार ने विश्व स्तर पर अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी को दी थी। तो वो करने वाले जो अपने बंगाली बाबू, उनको फिर ये अवार्ड दिया गया था। वो ये वाली रिसर्च थी इकोनॉमिक्स पे, ये एक्शन रिसर्च थी। एक होती है बच्चों कैप स्टडी। कैप स्टडी का मतलब होता है नॉलेज, एटीट्यूड और प्रैक्टिस। देखिए हमने, जब मैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान नई दिल्ली में रिसर्च ऑफिसर था, तब हमारे पास काम था जनसंख्या नियंत्रण का, वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट था। तो बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, मैं तो बिल्कुल नौजवान नहीं। तब वो लोग काम करते थे। तब एक स्टडी आपके साथ शेयर करता हूँ, वो कैप स्टडी थी, बहुत कम की जाती है लेकिन है, आपको इंटरेस्ट आती है स्टडी। और भरने की 4 साल, और 20,000 लोगों से सवाल पूछे गए थे, और स्टडी यो की गई थी। उसमें 3 ही सवाल थे। पहला सवाल ये था कि भारत में सरकार ये कहती है कि 2 ही बच्चे होने चाहिए, 2 ही बच्चे घर में अच्छे, क्या आपको जानकारी है? ये सवाल पूछा गया था। अब क्वेश्चनेयर में तीनों सवाल एक साथ पूछ लो तो लोग गलत उत्तर देते हैं। तो पहला सवाल ये था, 3 पन्नों की क्वेश्चनेयर थी ऐसी। तो उसके ऊपर पहला यह था कि भारत सरकार ये कहती है कि 2 ही बच्चे होने चाहिए, क्या आपको जानकारी है? दूसरे पेज पे ये था कि आपका नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, उम्र क्या है, कितने पढ़े लिखे हो, आपके पास खेत कितने हैं। और उस दूसरे पेज पे सेकंड सवाल एक्चुअली वो ये था, आपके हिसाब से किसी दंपति के कितने बच्चे होने चाहिए। ये सवाल था एटीट्यूड का। फिर उसका ध्यान हटाने के लिए पूछा कि आपकी बुआ की शादी क्या हुई है, आपकी वाइफ किस गांव की रहने वाली हैं, आपकी बेटियों की शादी कहाँ करी, आपके कंवर साहब जवाई क्या काम करते हैं, आपके जीजा जी किस जॉब में। उसका ध्यान हटाने के लिए हमारे कोई काम के नहीं थे। और उसमें असल सवाल नीचे था कि आपके कितने बच्चे हैं। सवाल तो काम के 3 ही है, बाकी चीजें ध्यान हटाने के लिए। पहला सवाल, आपको पता है क्या कि सरकार ये कहती है कि 2 ही बच्चे होने चाहिए। तो उत्तर आया था 96% लोगों को जानकारी थी कि सरकार का ये मोटो है कि 2 ही बच्चे हों।
अगले पेज पे वो ब्याह शादियां और खेत को भूल जाइए, अगला पेज पे एटीट्यूड का सवाल था कि आपके हिसाब से किसी दंपति के कितने बच्चे होने चाहिए। जो उत्तर आया था 2.8। अर्थात लोगों को पता है कि 2 बच्चे होने चाहिए, लेकिन खुद की चाहत यह है कि यार बच्चे तो थोड़े फालतू ही हो। एवरेज 2.8 निकला। और तीसरा सवाल ये था कि आपके कितने बच्चे हैं, तब उत्तर आया था 3.4। ये प्रैक्टिस, आप बात को पकड़िए। लोगों को ये जानकारी है कि 2 ही बच्चे होने चाहिए, लगभग 96% का, मतलब लगभग सभी को। फिर भी जानकारी, नॉलेज अलग चीज है, एटीट्यूड नहीं गया, थोड़ा फालतू होना चाहिए। किसी ने 3 कहा, किसी ने 4 कहा, किसी ने 2 कहा, तो एवरेज 2.8 आया। और तो लोगों ने 3 की तरफ रुझान था। तो आपको ज्ञान तो है कि 2 बच्चे हों, आप चाहते ये हो कि 3 हो, और हकीकत में आपके 3.5 हो गए। ये प्रैक्टिस है। इस रिसर्च, इस कैप स्टडी, NIHFW की कैप स्टडी मेरी समझ में उनकी वेबसाइट वगैरह पे होनी चाहिए। इसके बाद 1976 का जो MRTP, क्या बोलते हैं उसको, ये जो गर्भपात करवाने वाला जो कानून है, उस कानून में संशोधन करवाया गया था कि यदि कोई व्यक्ति परिस्थितिवश ऐसा समझता है कि मुझे अधिक संतान नहीं चाहिए, तो उन्हें गर्भपात की अनुमति दी जाए। उससे पहले इलीगल था। और सरकार थी PV नरसिम्हा राव की, और ये संशोधन पेश करने वाले थे माखन लाल फोतेदार, वो स्वास्थ्य मंत्री थे। इसका बेस बना था ये कैप स्टडी। तो डॉक्टर, ये इनके परिवार गरीब है, इनके माता का स्वास्थ्य खराब है, या बच्चे को नुकसान है, या पाला नहीं जा सकता, तो उन केस में गर्भपात की अनुमति, हर एक केस में अनुमति नहीं है। पर मैं ये निष्कर्ष दे रहा हूं आपको कि लोग जैसा नॉलेज रखते हैं वैसा एटीट्यूड नहीं रखते, और जैसा एटीट्यूड है उसमें फिर प्रैक्टिस नहीं है। अर्थात गर्भ निरोधक साधनों की कमी थी, तो भी नहीं चाहते हुए उनका जो तीसरा या चौथा बच्चा आपके सामने आ रहा है, और दंपति नहीं भी चाह रहे थे, सिर्फ घटनाएं खूब है। अब तो गिरावट है। अब तो मेरी इस काम कोई बहुत पुरानी होगी। मैं तो एक पुर्जा था छोटा सा, बड़े बड़े लोगों ने मेरे साथ ही किया था ये काम, मैं सीख रहा था उस टाइम आपकी तरह। फिर होती है सर्वे टाइप। अब हम क्या कहना चाह रहे हैं बच्चों, जब आप कोई रिसर्च करेंगे तो डिस्क्रिप्टिव भी होगी, वो अप्लाइड भी होगी, है ना, और वो एम्पिरिकल भी हो सकती है। तो एक ही रिसर्च आपकी 2-3 नेचर की होगी। एक एग्जैक्ट ये नहीं कह सकते खाली अप्लाइड है, आप ये नहीं कहोगे खाली एनालिटिकल है, ये नहीं कहोगे खाली कैप स्टडी है, खाली सर्वे है। सर्वे तो बहुत बड़े होते हैं, वो आप जानते हो, जनगणना है, पल्स पोलियो, जो कुछ भी अभी कास्ट सेंसस वगैरह होगा, वो बहुत टाइप है। मैंने आपको जरूरी टाइप बताई है, अभी भी 10-15 टाइप और है, लेकिन मैं वो सारी चीज अभी नहीं बताने, क्योंकि जितने भी लोग और आएंगे ना आपके, हाइपोथेसिस वाले, रिसर्च डिजाइन वाले, कोरिलेशन वाले, और वो स्टैटिस्टिकल टेस्ट वाले, जो बहुत सारी चीजें बीच में आएंगी, तब आगे आएगा। अब आप मेथड पे आइए। जब आप सोशल रिसर्च करते हैं ना, तो बेसिक मेथड को जरा ध्यान से सुने, ये इसका फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड है। देखिए, एक मेथड होता है इंडक्टिव, एक मेथड होता है डिडक्टिव। इंडक्टिव को कहते हैं आगमनात्मक विधि। मतलब ये बच्चों की एक एक यूनिट का, किसी ने छिंदवाड़ा में एक्सीडेंट पे अध्ययन किया, किसी ने औरंगाबाद पे किया, किसी ने शिमला पर एक्सीडेंट पे किया, किसी ने वाराणसी के एक्सीडेंट्स पे किया, उसके बेस पे हमको निष्कर्ष निकालते हैं कि भारत में सड़क दुर्घटनाओं के प्रमुख कारण ये हैं। तो छिंदवाड़ा में स्टडी होना, आगरा में होना, वाराणसी में होना, शिमला में होना, ये स्पेसिफिक है। और इनसे जनरल की तरफ जब जाते हैं, तो विशिष्ट से सामान्य की ओर जाने की प्रक्रिया को आगमनात्मक विधि कहते हैं। अर्थात जब मैं ये कहूं कि बलराम मर गया, मोहन मर गया, महेंद्र सिंह मर गया, राजेंद्र, आपका किसी का नाम हो तो दिल पे मतलब सुरेंद्र कटारिया मर गया, ऐसी एक एक इकाई को देख करके हमने निष्कर्ष निकाला लास्ट में कि मनुष्य मरणशील है। तो सिद्धांत बन गया, क्योंकि हमने सब मनुष्यों को मरते देखा था। तो विशिष्ट से सामान्य की ओर जाने को इंडक्टिव मेथड कहते हैं। आप जो रिसर्च करेंगे वो किसी खास मुद्दे पर होंगी, वो लगभग इंडक्टिव मेथड की होंगी। अब आओ नेक्स्ट, डिडक्टिव। डिडक्टिव कहते हैं निगमन, बने हुए सिद्धांत में से कुछ निकालना।
तो इसके बेस पे भविष्यवाणियां होती हैं। अगर मैं ये कहूं कि मनुष्य मरणशील है, ये सिद्धांत बन गया था ना पहले ही, तो आप कह सकते हो कि सुरेंद्र कटारिया भी मरेगा। सिंपल। तो निष्कर्ष निकालने को डिडक्टिव कहते हैं। तो यदि आप अपनी किसी थियोरी में, किसी थ्योरी रिसर्च में किसी थ्योरी को टेस्ट करें तो डिडक्टिव मेथड की रिसर्च कहलाती है। और यदि आप किसी टॉपिक पे खुद का एम्पिरिकल करके अपना ही प्राइमरी डेटा ला करके किसी चीज को प्रेजेंट करेंगे तब वो इंडक्टिव मेथड कह लेंगे। कैसे भी रिसर्च करो, क्यों, साइंस स्टार्ट्स विद रिसर्च ऑब्जर्वेशन एंड्स एट ऑब्जर्वेशन। विज्ञान अवलोकन से शुरू होता है और अवलोकन पर ही खत्म होता है। अवलोकन मोटे तौर पे आंखों से दिखने वाली, प्रयास पूर्वक, प्रयोजन पूर्वक, उद्देश्य पूर्वक ध्यान लगा करके किसी चीज को देखना ऑब्जर्वेशन कहलाता है। अभी आप मेरा ऑब्जर्वेशन देखने लग रहे हो, दीवार मेरे घर का पीछे दिख रहे थे, लुकिंग एट है, सिंपली चीजें दिख रही हैं, लेकिन उनसे अर्थ निकालोगे। अब मुझे तो चीज समझने के लिए ही देखना है, तब ऑब्जर्वेशन कहलाएगा। बाकी इंद्रियां भी काम आती हैं, उसमें सुनना भी, कहना भी, पढ़ना भी, लिखना भी, त्वचा भी, आंख भी, नाक भी, कान भी, सारी इंद्रियां काम आती। मोटा काम आंखों का है, लेकिन इंद्रियों से देखी गई सारी चीजें हमेशा सही नहीं होती। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपको सूर्य और चंद्रमा थाली के आकार के दिखाई देते हैं, रोटी के आकार के दिखाई देते हैं, तो क्या इसी साइज के हैं क्या? वो नहीं है। अर्थात कोई चीज जो दिखाई दे रही है एक्चुअली वैसी हो, कोई जरूरी नहीं है। यदि आपको तेलुगु भाषा का परिचय नहीं है और यदि आंध्र प्रदेश आपका जाना पड़ जाए और पहली बार जो ही आपको सुनेंगे तो आपको हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे, रंडी रंडी रंडी। अब मध्य प्रदेश और राजस्थान के आदमी को क्या अर्थ समझ में आया? वैश्या। लेकिन तेलुगु भाषा में स्वागत को बोला जाता है ये, अर्थात सुना हुआ भी सही नहीं है। तो चीजों को उनके पर्सपेक्टिव में समझना पड़ता है, उनके संदर्भों में अर्थ निकालना पड़ता है, उनकी इकोलॉजी समझनी पड़ती है, तब कोई अर्थ निकलता है। तो साइंस में ऑब्जर्वेशन करते टाइम ये भी प्रयोग ही करते हैं, और आप कुछ फील्ड में जाओगे तो भी देखेंगे। फिर एक मेथड आप हाइपोथेसिस, अब आपके ऊपर तो डिटेल आएगा, लेकिन मैं ये कहता हूं जो कोई भी रफ विचार आप अपने मन में बताते हो, दो कोई भी वेरिएबल लेते हो। देखिए हाइपोथेसिस, जब आप सिंपली कोई स्टेटमेंट लिखते हो ना, मेरे पास बहुत आती है मध्य प्रदेश की, ये कई बार थीसिस है, कई बार समरी, कई बार सिनोप्सिस भी आती है तो जांच के लिए। तो मैंने ये देखा है कि लगभग ये परंपरा पड़ गई है मध्य प्रदेश में, राजस्थान में काफी मात्रा में, कि लोग अजम्पशंस को हाइपोथेसिस लिखते हैं। जैसे आप ये कहो कि पुलिस की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है कानून व्यवस्था बनाए रखने में। अरे यार ये तो अजम्पशन है, स्टेटमेंट है। जब आप ये कहते हो भ्रष्टाचार नियंत्रण के लिए कानून की शक्ति के संदर्भ में एक प्रासंगिकता है, ये तो स्टेटमेंट दे रहे हो आप। ये अजम्पशंस हैं। जब तक एक वेरिएबल डिपेंडेंट और दूसरा इंडिपेंडेंट नहीं होगा, हाइपोथेसिस कोई काम की नहीं है। कहने का मतलब अगर मैं ये कहूं कि छिंदवाड़ा शहर में यदि रात को पुलिस की गश्त बढ़ा दी जाती है तो चोरियों की संख्या घट जाएगी। जो चोरियों की संख्या है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और पुलिस की जो संख्या है वो इंडिपेंडेंट है। तो जो परिणाम होता है ना वो इंडिपेंडेंट पे निर्भर करता है। वो तो आश्रित चर और स्वतंत्र चर, तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दो तरह के वेरिएबल होने पर हाइपोथेसिस कंप्लीट होती है। तो जब आप ये कहोगे यदि परीक्षा प्रणाली में डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस अधिक रखे जाएंगे तो बच्चों में एनालिटिकल पावर बढ़ेगी। तो डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन और एनालिटिकल पावर दो चीजें ना पड़ेगा। तो इसके ठीक विपरीत हाइपोथेसिस क्या बनेगी कि यदि ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अधिक रखे जाएंगे तो लोगों में डेस्क एनालिसिस करने की पावर उतनी अधिक शायद नहीं हो सकती है। सवाल तो ऐसे भी फ्रेम किए जा सकते हैं भाई। मैं हाइपोथेसिस सही गलत नहीं होती, हाइपोथेसिस केवल टेस्ट करने के लिए होती है। रिसर्च तो अंतिम परिणाम है कि हाइपोथेसिस आपकी सही थी या नहीं थी, उसका निर्णय आने को अपन रिसर्च कहते हैं। कोई जरूरी नहीं आपकी अप्रूव हो, आपकी अप्रूव नहीं हो रिसर्च तो भी निष्कर्ष ये कहेगा कि रिसर्च कंप्लीट और हमारी हाइपोथेसिस सही नहीं पाई गई।
आप धड़ल्ले से इसी बात को लिखिए। हर बार हाइपोथेसिस को प्रूव करना रिसर्च नहीं कहते। एड्स के लिए कितनी दवाइयों का प्रयोग हुआ है, तो कितने बार लोगों ने अजवाइन का प्रयोग करके देख लिया, सौंफ पे कर लिया, आंकड़े के पौधे पे कर लिया, कीकर बबूल के वृक्ष पे कर लिया है, गोंद पर कर लिया है, सफेदे वाले तेल पे कर लिया है। तो एक एक करके ना सबका निष्कर्ष क्या निकला, ये तेल असरकारक नहीं, ये पेड़ असरकारक नहीं, ये पत्ती असरकारक नहीं। लास्ट में जो कोई करेगा वो कहेगा इतनी 2000 के जड़ी बूटियां करी जा चुकी थी, अब ये वाली मैं करके देखता हूं। तो जरूरी थोड़ी हर बार आपका पॉजिटिव रिजल्ट ही निकले। जब आप किसी निष्कर्ष की तरफ जाते हो तो एक जगह निष्कर्ष निकला, फिर दूसरी जगह निकलेगा, फिर तीसरी जगह निकलेगा। इस प्रकार निष्कर्ष निकलने पे उसका सार्वजनिकरण होता है, जनरलाइजेशन होता है, सामान्यकरण किया जाता है कि वो सब जगह लागू होता है, वो सिद्धांत बनता है। मैं यहाँ पर मेरे हाथ से चौक पटकूं, मेरे घर में भी गिर जाएगा, छिंदवाड़ा में भी गिर जाएगा, इटारसी में भी गिर जाएगा, विदर्भ क्षेत्र में भी गिर जाएगा, सागर में भी गिर जाएगा, इटली में भी गिर जाएगा। तो हम कहेंगे सभी जगह यदि आप चौक गिराओगे तो धरती खींच लेती, तो गुरुत्वाकर्षण की उसका पता चलेगा ना। पर इसी चीज को जब आपने चंद्रमा पर गिरा करके देखा, जब पता चला वहां तो कम है, चीजें अधर में रहती हैं, क्योंकि धरती से 6 गुना कम उसमें सामर्थ्य है किसी चीज को अपनी तरफ खींचने की। इसीलिए हमारे विमान वहां उसकी परिक्रमा में जाकर के उतारे जा सकते हैं। लेकिन दूसरे देशों से कोई चीज जब कभी ग्रहों से भारत में लाएगी जाए, बहुत मुश्किल से उतरेगी, क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी कुछ और होगी, हमारे यहाँ का गुरुत्वाकर्षण कंपैरेटिवली बहुत तेज है। अब ये सार्वजनिकरण तब किया जाता है जब चीजों को आप समझने लग जाते हो और ये कहते हो कि सब जगह सभी हालात में ये रिजल्ट देगी। ये जो मेथड कहलाता है, ये कहलाता है साइंटिफिक मेथड। इस पे आपके अलग से शायद क्लास हो, आगे आइए। साइंटिफिक मेथड के कुछ चरण है बच्चों। साइंटिफिक मेथड का पहला चरण है, साइंस किसे कहते हैं? तथ्यों पर आधारित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। सीक्वेंशियल नॉलेज बेस्ड ऑन फैक्ट्स। तथ्यों पर आधारित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अर्थात जब आप रिसर्च करें तो आपकी एक एक बात, एक एक घटना, एक एक आंकड़ा, एक एक तथ्य एक सीक्वेंस में जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो उसको आप सिस्टम पे डालते हो, व्यवस्था में डालते हो, कड़ियों से कड़ियां जोड़ते हो रिसर्च के लिए। रिसर्च की तीसरी, साइंटिफिक मेथड की तीसरी जरूरत है ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठता। देखिए विषय जो है, मतलब एटीट्यूड, मूल्य, व्यक्ति, जाति, धर्म, मेरा, तेरा, ये सब सब्जेक्टिविटी है। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब ये हुआ कि जिस पे काम कर रहे हो वो निर्जीव है, ये मान करके काम करना, न्यूट्रल भाव से काम करने को ऑब्जेक्टिविटी कहते हैं। लेकिन हमारे जो काम है ऑब्जेक्टिविटी होते बेस पे होते नहीं। फिर अगला उसका पॉइंट है रैशनैलिटी, तार्किकता। तर्क सम्मत चीजें होनी चाहिए। अब तर्क अपन किसको कहते हैं? जिससे कुछ सिद्ध किया जा सके, जिससे किसी दूसरी बात को काटा जा सके, जिससे किसी चीज को पुख्ता किया जा सके, जिससे हमारे कॉमन सेंस और अर्जित किए गए ज्ञान का परीक्षण तोल मोल सके हम, उन्हें हम तर्क कहते हैं। वो हमारे लॉजिक होते हैं, वो रैशनैलिटी का आधार बनते हैं। सिंपली कह देना ये थोड़ी कोई बात बनेगी, तर्क होना चाहिए। तो तर्क के लिए हमेशा कोई कॉज होगा तो उसका कोई इफेक्ट होगा। ये इफ तो देन, यदि ऐसा है तो ऐसा होगा। ये कंटिंजेंसी थ्योरी उसमें काम करके दिखाएगी। फिर होता है डेफिनेटनेस, सुनिश्चितता। जो आप कहें, रिसर्च में ये टर्म नहीं होता यूज, शायद संभवतः नहीं, इसका मतलब फिर बहुत काम किया जाना है। आप ये कहेंगे ऐसा पाया गया है, ऐसा देखा गया हुआ है, ऐसा करने पर ऐसा हो जाता है, ये कारण सामने आए हैं, इनके संभावित परिणाम ये हैं और इनके संभावित समाधान के मार्ग ये हैं। ये शायद वायद का बहुत ज्यादा योगदान उसमें वहां नहीं है। डेफिनेट होइए, और नहीं है तो संदेह के कॉलम में रख के अलग से लिखिए उनको कि इन पे कुछ पुख्ता जानकारी नहीं है। जो बात आप कहें वो जनरलिटी पे लागू होनी चाहिए, मतलब पूरी दुनिया में, देश काल परिस्थितियों वाला उसमें फर्क नहीं आना चाहिए, वो सभी जगह हो, तब वो साइंटिफिक मेथड है। वरना बहुत सारे ऐसे मेथड है ना जिनको हम कहते हैं साइंटिफिक नहीं है। जैसे केस स्टडी बहुत बढ़िया होती है, किसी की डायरी पढ़ के कर लो, किसी की कविता कहानी पढ़ करके कर लो, किसी एक यूनिवर्सिटी कॉलेज किसी व्यक्ति पे कर लो। अब वो एक्चुअली एक यूनिट है,
उसमें जनरलिटी बहुत मुश्किल से बनती है, पर वो है। तो अब जो मैंने आपको जो एक्सेल रिसर्च का उदाहरण सुनाया, इतने बड़े देश में राजस्थान में केवल एक गांव, मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र में एक गांव कोई पैमाना थोड़ी है। तो जनरलिटी नहीं हुई कि यदि इस मॉडल से विकास किया जाए तो संपूर्ण भारत का हो जाएगा, नहीं कह सके ना। तो इस अर्थात उससे रेप्लिकेशन की पॉसिबिलिटी घट गई, क्योंकि यूनिट बहुत छोटी है। तो छोटी यूनिट जब भी होती हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च जब भी हुआ करती हैं, उनका जनरलाइजेशन प्राय मुश्किल होता है। आपको तो डिग्री बिना किसी इन गीत गाए भी मिल जाएगी, तो आप तो निश्चिंत हो जाओ, दुख मत पाना कोई। आपका जो साइंटिफिक मेथड है वो हाइपोथेसिस बेस होना चाहिए। ऐसी थीसिस मैंने खूब देखी है कि जहाँ हाइपोथेसिस का कोई वर्णन ही नहीं होता, पूरी थीसिस कर दी जाती है और हाइपोथेसिस तक लिखी तक नहीं जाती। भारतीय जो विश्वविद्यालयों का हाल है, अब उसमें मैं और आप क्या कर सकते हैं, ज्यादा कॉज एंड इफेक्ट होता है। यदि ऐसा हो तो वैसा हो जाएगा। तो कारण और उसका परिणाम हमेशा रैशनैलिटी को बताएगा, और ये एक्चुअली आपको जिज्ञासा बढ़ाने के मार्ग पर ले जाने का यही है। तो जो आप बढ़ाएं, रिसर्च काम करें, उसका होता है वेरीफाइबल होना चाहिए, उसका सत्यापन किया जा सके। ऐसी कोई रिसर्च आप नहीं कर सकते या परिणाम नहीं दे सकते जिसे आप खुद वेरीफाई नहीं करवा सके या दूसरा बंदा उन्हें नहीं कर सकता हो। और जब आपकी चीज वेरीफाई हो जाए, तब उसमें प्रिडिक्टिबिलिटी, मतलब उसे पूर्वानुमान की क्षमता भी होनी चाहिए। हमने इतना डेटा इसरो से ले लिया, सैटेलाइट चैनल से ले लिया, स्काईमेट से ले लिया, दूसरे देशों से ओशियनोलॉजी में ले लिया, मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इकट्ठा कर दिया। और आज हम कितनी, आप अखबारों वाले में आप बहुत ज्यादा प्रभावित हैं तो मैं नहीं जानता मीडिया से, लेकिन मैं मेरे तजुर्बे से कह सकता हूँ भारत का मौसम विभाग बहुत साइंटिफिक ढंग से काम करता है। अब आप यही लेकर के बैठ गए, कुछ दिन कहा था तेज बरसात आएगी, हमारे गांव में तो नहीं आई। एक एक गांव डाणी एक एक खेत के नहीं की जाती है, कि एरिया की और संभावित प्रिडिक्शन किया जाता है, और प्राय बहुत अच्छा है। तो प्रिडिक्टिबिलिटी होनी चाहिए रिसर्च के बेस पे, और लास्ट में उससे कोई ना कोई थियरी बन जाए। अब ये थियरी बन ही जाए, ये तो बहुत बड़ा काम, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि थ्योरी बनाने के लिए आपको प्रिपोजिशंस वगैरह और ये सारी चीजें बहुत अच्छे से आनी चाहिए। उतना काम जब आप थोड़ा पीएचडी एक बार करो, फिर इस पर डिलीट करना, या एक टॉपिक पे आप एक्सपर्ट बनना और उसी पे आप लगे रहना, तो फिर किसी एक उस निष्कर्ष पे आएंगे। जिन्होंने फ्रेडरिक्स को, अल्बर्ट साइमन को पढ़ा है, आज जो आपको एआई दिखाई देती है, ये 1970 के आसपास अल्बर्ट साइमन थे, पब्लिक एड और इकोनॉमिक्स के टीचर थे, मिक्स कंप्यूटर उनका रुचि का विषय था। तो उनका विचार था इनिशियली कि किस तरह से मानव जीवन को ये बदलेगी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रारंभिक किताबें उनकी हैं। तो कितने लंबे यात्रा के बाद वो चीज आज आपके सामने आई है। तो सोशल साइंटिस्ट के रूप में एक कंप्यूटर विज्ञानी ने सोचा था, उन्होंने तो खैर डिसीजन मेकिंग का मॉडल उस पर विकसित किया था, लेकिन एआई आज आपको किस तरह से प्रभावित कर रही हो तो आप बहुत अच्छे जानते हो। कहने का मतलब, जब आप साइंटिफिक मेथड को अपनाते हुए जीवन में रिसर्च के नजरिए से लगातार बढ़ेंगे, एक ही टॉपिक पे काम करते रहेंगे, तब आपकी चीजें अच्छे से विकसित होंगे। उस पर लगे रहो, ठीक है। तो बहुत बरस पहले दैनिक भास्कर में, शायद 15-20 साल हो गए, एक कहानी संडे में रस रंग में एक कहानी आया करती थी, छोटी साइड के कॉलम में। उसमें एक कहानी थी, और वो कहानी यूं थी कि एक साधु था, उसके बारे में प्रसिद्ध था कि जब वो डांस करता था, नाचता था, तो बरसात आने लग जाती थी। आप बताइए, एक साधु नाचेगा और बरसात आने लग जाएगी, इसमें कोई साइंस है क्या? कोई साइंस नहीं। तो आप जैसे बहुत सारे नौजवान इकट्ठा होकर चले गए साधु के पास, बोला हमने तो साहब मिश्रा जी की वो रिसर्च मेथोडोलॉजी की किताब पढ़ी है, कोर्स वर्क किया है, अब हमारा तो साइंटिफिक टेम्पर बन गया है। अब हम ये जानना चाह रहे हैं आपसे कि आपके नाचने से बरसात कैसे आएगी? बोलो तो कोई भी नाचो बरसात आ जाएगी। अब वो नौजवान बच्चे थे, अपना ऑर्केस्ट्रा लगा करके रो गए शुरू, रंबा हो। 2-3 दिन तक डांस किया, थक हार करके गिर गए, पड़ गए। अब किसी ने अपनी पेप्सी मंगवाई, किसी ने वो स्प्राइट मंगवाई, किसी ने पानी मंगवाई, कोई अपना व्हाट्सएप देखने लग गया, पर बरसात कैसे आनी थी। बैठ गए। तो उन्होंने साधु को पकड़ लिया, बोले ढोंगी, तू तो कह रहा था नाचने से बरसात होती, बोला होती है ना।
बोला हम नाचे तो नहीं हुई, बोला मैं क्या करूं, आपके डांस करने में कमी। तो बच्चे जिद्दी थे, उन्होंने कहा तो आपके डांस करने से बरसात आएगी, बोला हाँ पक्का। तो साहब उन्होंने कहा हो जाओ शुरू। तो साधु महात्मा हो गए अपने श्री कृष्ण की भक्ति में लीन, और अपने आराम से भज गोविंद प्यारे हल्के हल्के डांस करते रहे। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, थोड़ा सा खाया फिर शुरू, शौच निवृत्त हुए फिर शुरू। तो उन्होंने डांस ही बंद नहीं किया। 11वें 12वें दिन बरसात चढ़ गई, आने लग गई। अब बच्चों ने उनके चरण पकड़ लिए, बोले महाराज ये चमत्कार कैसे हुआ, हमारे डांस करने से नहीं आई और आपके करने से बरसात कैसे आ गई। साधु ने कहा रे मूर्खो, मेरे डांस करने से बरसात नहीं आती, मैं डांस तब तक बंद नहीं करता जब तक बरसात आ ही नहीं जाए। 3 दिन, 10 दिन, साल में कभी तो बरसात आएगी ही। अर्थात जो कोशिश करने वाले हैं वो लक्ष्य प्राप्त करते हैं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इतनी सुनिए ना आपने तो कहानी, इसके आगे की लाइन सुनो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, बस थोड़ी सी बेइज्जती हो जाती है। उस बेइज्जती के डर से लोग कोशिश नहीं करते। ये एक मर्म है रिसर्च का। तो जो लोग अपनी मान्यता के प्रति दृढ़ हैं, फिर वो विपरीत हालात में भी दृढ़ रहें, तब उन्हें किसी दिन रिजल्ट मिलता है। ठीक है, अब मैं कुछ जरूरी डेफिनेशंस पे आता हूँ, स्टेप्स वगैरह में छोड़ रहा हूँ, बोल देता हूँ जल्दी जल्दी। स्टेप्स में पहले आप सिलेक्शन प्रॉब्लम ले रहे हैं, टॉपिक ले रहे हैं। ये बहुत शॉर्ट में किया है मैंने बच्चों, बहुत लंबी चौड़ी चीजें हैं। फिर हाइपोथेसिस का निर्माण करते हैं, फिर आप अपने हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करते हैं, फिर आप डेटा कलेक्ट करेंगे, डेटा कलेक्ट करके उनको किसी टेस्टिंग में या किसी टूल में फार्मूल लगा करके SPSS कहीं पर भी जहां आप लगाओ एनालिसिस करेंगे, और फिर आप कोई ना कोई परिणाम निकाल करके देंगे। अब जो आपको सिनोप्सिस आपने दी थी वो आपका टाइटल रजिस्टर्ड होगा, ये याद रखना। आपको जो टाइटल दैट इज प्रॉब्लम, शीर्षक जो है थीसिस का, वो रजिस्टर्ड किया जाता है। आपके और आपके गाइड ने जो सिनोप्सिस या रूपरेखा प्रस्ताव जो बनाया था, वो थीसिस खत्म होने तक उसके अंदरूनी बदलाव कर सकते हैं। बहुत चीजें बदल जाया करती हैं। तो चैप्टर स्कीम है, ऑब्जेक्टिव है, अंदर की कार्य प्रणाली आप बदल सकते हो थीसिस पूरा करते करते। आपका टॉपिक रजिस्टर्ड होगा, तो इस चिंता से तो मुक्त हो जाना, उसे डाइवेट नहीं कर सकते। कर सकते हैं, सारा खेल तो उसमें विचार का है। किस थॉट को लेकर के आप आगे बढ़े हो कि दुनिया में सबसे ताकतवर कौन है। विक्टर ह्यूगो यही तो कहते हैं, नथिंग इज ग्रेटर देन एन आइडिया व्हिच टाइम हैज कम। इस दुनिया में उस विचार से बढ़कर कोई नहीं है जिसका समय आ गया है। तो विचार, यदि आपने अपने विचार पे पुख्ता हो तो विचारों में संसार चलता है। स्वामी विवेकानंद की एक बड़ी बढ़िया लाइन है। उन्होंने कहा कि आपके पास 1 रुपया हो, मेरे पास 1 रुपया हो, मैं आपको रुपया दे दूं और आप अपने वाला रुपया मुझे दे दो, कोई फर्क पड़ा क्या पोजीशन में? नथिंग इज चेंज्ड। आपका रुपया आपने मुझे दे दिया, मेरे वाला मैंने आपको दे दिया, क्या फर्क पड़ा? दोनों जनों में कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन एक विचार आपके पास है, एक विचार मेरे पास है, हम दोनों आपस में बांट लें तो दोनों के पास 2-2 विचार हैं। अब ये विचार की ताकत है। और यदि हम 1000 व्यक्ति ऐसे आपस में क्रॉस चेंज कर लें आइडियाज, तो विचार तो बहुत बड़ी विस्फोटक सामग्री है ना। फिर यही नहीं हो रहा, यही तो नहीं कर रहा है मनुष्य, करेगा जब बात बनेगी। अगले पॉइंट पे आओ सर। सम डेफिनेशंस में जल्दी जल्दी बोल दूंगा, जो आप गड़बड़ करते हो ना आप लोग, वो वाली। तो देखिए, जो आप रूटीन में यूज करते हो, इंफॉर्मेशन, सूचना। अब हम सूचना, किसी जो नॉलेज है उसको किसी एक जगह ला करके बताने को सूचना कहते हैं। मैं कहूं कि आज राजधानी एक्सप्रेस कोटा जंक्शन लेट पहुंचेगी, दैट इज सूचना बस। लेकिन राजधानी एक्सप्रेस लेट आएगी, मुझे उसी में टिकट है, कब जाना है, कितने घंटे लेट है, और मैं क्या नया विकल्प अपनाऊं, तब आप अपना ज्ञान यूज कर रहे हो। अर्थात सूचना फिर ज्ञान की तरफ बढ़ती है। जब सूचना को आप अप्लाई करने लग जाते हो, तब राजधानी एक्सप्रेस लेट है कोटा में, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन थी। और जब आप इसके परिणाम और आप पे
भाई जिसने टिकट बुक नहीं करा रखी उसकी क्या फर्क पड़ रहा है, जिसके कोई आने वाला नहीं था उसको क्या फर्क पड़ रहा है, फर्क उसके पड़ रहा है जो उससे प्रभावित पार्टी है, तो वो फिर नॉलेज अप्लाई करता है, तब वो नॉलेज बन जाती है। दूसरा होता है डेटा, ऐसी कोई भी सूचना जो आंकड़ों में, एनी इंफॉर्मेशन इन फिगर्स इज नोन एज डेटा। आंकड़ा उसे कहते हैं जो सूचना अंकों में है कि भारत में 73% लोग साक्षर हैं, दैट इज डेटा। तो आंकड़े, अंकों में बताई गई सूचना को आंकड़ा कहते हैं। बस आप तो ये करें, और मेहरबानी करके इसको डेटाज मत बोला करो, डेटा इटसेल्फ बहुवचन, डेटम एक आंकड़े को कहते हैं, डेटा बहुत सारे आंकड़ों को कहते हैं। और लगे हाथ ऊपर से ये भी लिख लो, इंफॉर्मेशन के ऐसे नहीं लगता, इंफॉर्मेशन प्लूरल है, जैसे आपके बाल हेयर प्लूरल है, पर हमारे जयपुर जंक्शन के ऊपर पर्यटन विभाग ने एक बोर्ड लगा रखा है, तो उस पर लिखा है इंफॉर्मेशन ब्यूरो। मैंने तो उनको लिखी थी, मैंने कहा भाई क्या गड़बड़ कर रहे हो, इतने लोग आते हैं देसी विदेशी, पर वो ऐसा हटा नहीं है, कोई ध्यान ही नहीं देता ना, कोई सुनवाई नहीं अपने देश में। तो इंफॉर्मेशन नहीं होती, डेटा नहीं होते, आप ये ध्यान रखिएगा। अब आओ फैक्ट, तथ्य उन्हें कहते हैं वो आंकड़े जो प्रमाणित हो गए हैं। वेरीफाइड डेटा इज नोन एज फैक्ट, वह आंकड़ा जो प्रमाणित हो गया उसे हम तथ्य कहते हैं। आंकड़े प्रमाणित इसलिए नहीं होते, 2022 में यूएसए में एक रिसर्च हुई, अखबारों में भी होगी, गूगल पे भी बाद में सर्च कर लेना, अभी मत लग जाना, अरे मूर्खो बाद में सर्च करना। वो ये कि लोग डेटा से बोरियत महसूस करते हैं। स्वभावतः मनुष्य को जो आंकड़े फिगर ये दिखाई देते हैं ना बड़े बड़े, ये मनुष्य को बहुत अच्छे नहीं लगते। अगर उसका इंटरेस्ट एरिया है तो बात अलग है, वरना प्राय लोगों को डेटा कितने अखबार में टेबल में छाप दो, लोग सरसरी नजर से ये नहीं देखते नागालैंड में क्या रेशो है, मध्य प्रदेश में क्या है, राजस्थान में क्या है, कोई खास मतलब नहीं। और जिन्हें इनमें खेलना आता है, फिर कंप्यूटर का तो सारा ज्ञान एल्गोरिदम पे है भाई, वो तो संख्याओं को तो ऊपर नीचे करता है कंप्यूटर, और क्या करता है आपके हिसाब से। मैं जो बोल रहा हूँ ये आप तक मेरी आवाज आवाज में थोड़ी गई थी, ये तो चेंज होकर के गई थी, इसका तो सारा फॉर्मेट चेंज होकर के आप तक गया है। तो सारे गणितीय खेल चल रहे हैं ये, तो ये गणित के खेल में इंटरेस्ट प्राय लोगों को नहीं आता। लोग तथ्यों से प्रभावित नहीं होते, कोई सा भी फैक्ट लोगों के सामने रख दो उससे प्रभावित नहीं होते लोग। लोग प्रभावित होते हैं फैक्ट्स की आपने व्याख्या कैसे करी। जैसे मैं आपसे सिंपली किसी से भी XYZ से आप पूछो कि दुर्घटनाएं बरसात में, साधारण मौसम में और धुंध के समय और पहाड़ों में, मैदानों में कहाँ ज्यादा होंगी, तो मनुष्य का स्वभाव है ये बोलना कि साहब जब बरसात होंगी, पहाड़ एरिया होंगे तो वहां दुर्घटनाएं अधिक होंगी। लेकिन रिसर्च ये कह रही है, उनके फैक्ट इस तरह से विश्लेषित करके सामने आ चुके हैं कि जब सड़कें खराब होती हैं तो लोग तुलनात्मक रूप से अधिक संभल के चलते हैं, कि गाड़ी के टूटने का दर, गिरने का दर। जब सड़कें सपाट होती हैं तो लोग भागते तेज, तो उसमें मतलब लापरवाही की दर भी बढ़ जाती है। तो जब धुंध होती है तो वाहन टकराते हैं, लेकिन लोग कंपेरेटिवली तो धीरे ही चलते हैं क्योंकि आगे बहुत दूर का दिखता ही नहीं। तो लापरवाही कारण होती है, धुंध कारण नहीं होता। तो सभी लोग धीरे चल रहे हैं, तो एक ने गड़बड़ करी तो कई, लेकिन उससे अधिक बड़ी गंभीर दुर्घटनाएं बिना धुंध दिखाई दी जाती हैं। तब सुबह सुबह खास तौर से चौड़ी चौड़ी सड़कों पर लोग भागते हैं, तब फिर बड़ी बड़ी भीषण दुर्घटनाएं हुआ करती हैं, ट्रकों की, बसों की। सुबह 5-6 से 8 का टाइम बहुत गंभीर निकलता है, रातों की तो नींद होती है और सड़कों पे भीड़ कम होती है, जब लोग अपना टाइम कवर करने के लिए भागते हैं, तो सुबह सुबह वो जय श्री राम हो जाता है फिर उनका सड़कों पे, वो मुंह रखता है वो। पर ये मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो फैक्ट, जब आप फैक्ट की व्याख्या करते हैं तब आपको चीज समझ में आएगी दूसरी तरीके से, कहने के तरीके से। तो उनको मैं कहूं कि अमुक आंकड़ा ये कहता है, तो आप और आंकड़े देंगे, सेकेंडरी भी देंगे, प्राइमरी भी देंगे, इस देश के भी देंगे, दूसरे देश के भी देंगे, और उन्हें वेरीफाई भी कर सकेंगे। बैठ के थोड़ी गढ़े जाते हैं डेटा, डेटा हमेशा सोर्स के साथ बताना पड़ता है। इसका सोर्स बताइए, ये कुछ भी बोल दो, कुछ भी बोल दो से पार नहीं पड़ती ना।
तो जब आप पुख्ता आपके पास डेटा होता है और आप में एनालिसिस की पावर होती है, तब फिर फैक्ट भी बहुत बढ़िया निकलते हैं और तब उस पर लोग विश्वास करते हैं, वरना नहीं करते। वेरिएबल्स नॉलेज तो फिर आप जानते हो, ये तो पर्सनल में किसी चीज को समझना, किसी को मानना, किसी को देखना, किसी को अप्लाई करना, अंडरस्टैंडिंग लेना, कॉग्निशन लेना, ये सारे नॉलेज है। तो सूचना से एक कदम आगे को अपना नॉलेज बोलते हैं, एप्लीकेशन साइड है उसकी। वेरिएबल मैंने आपको बताई दी, एक डिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट। अब आइए नेक्स्ट पे। मैंने देखिए आपकी रिसर्च मेथोडोलॉजी को जल्दी से इकट्ठा करना चाह रहा हूँ, ये है मेरी कोशिश, तो मैं इसको जल्दी से कर रहा हूँ। मेथड में देखिए, प्राइमरी तो आप जानते हैं, जो ऐसा कोई डेटा जो पहली बार आप लाएंगे, या तो आप ऑब्जर्वेशन करो या आप इंटरव्यू करो, शेड्यूल भरवाओ। शेड्यूल में तो ये होता है, प्रश्न आपने बनाए, आप आगे वाले से पूछेंगे और फिर उनको आप उनका उत्तर लिख लेंगे अपने तरीके से। क्वेश्चनेयर में आप सवाल उन तक भेजते हो, भर के आती हैं, ईमेल से भेजते हो, डाक से भेजते हो। तो जब आप क्वेश्चनेयर भेजते हो तो हमेशा सरल सवाल रखे जाएंगे, क्लोज एंडेड रखे जाएंगे, जिसमें यस नो का जवाब आए। और जब शेड्यूल, चूंकि आप उत्तरदाता के आमने सामने, तो ओपन एंडेड भी रख सकते हैं, वो व्याख्या कर सकते हैं, आप उसकी समरी भी लिख सकते हो, और वो कुछ पूछना चाहे तो आप समझा भी सकते हो। ठीक है ना? तो क्वेश्चनेयर प्राय सरल होती है। शेड्यूल, इंटरव्यू शेड्यूल आप थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बना सकते हो, ओपन एंडेड रख सकते हो। और इन पे एक एक क्लास आपके अलग से होंगी, केस स्टडी, किसी एक यूनिट का अध्ययन, एक्शन रिसर्च में आपको बता ही चुका हूँ। आगे पे लाओ, ये सब प्राइमरी डेटा है जो आप पहली बार आप कर रहे हो। सेकेंडरी डेटा, जो डेटा ऑलरेडी दुनिया में उपलब्ध है, पहले से आपने नहीं किया, तो किसी और की रिसर्च है, तो वो किसी का बायोग्राफी, मतलब जीवनी हो सकती है, किसी की खुद की लिखी हुई जीवनी हो सकती है, डायरी है, लेटर हैं, गवर्नमेंट के कानून हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसी हैं, किताबें हैं, थीसिस है। देखिए जो आपकी थीसिस है वो प्राइमरी डेटा में तब तक है जब तक वो आपके पास है। जो ही वो लाइब्रेरी में रख दे तो सब देख रहे हैं, जब सब देखने लग जाते हैं तब वो सेकेंडरी डेटा में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि ओपन मार्केट में आ गई हो। जब तक आपके पास थी, अवार्ड नहीं हुई थी, तब तक वो प्राइमरी तक आपके पास रहती है। अब ये इंटरनेट है, पांडुलिपियां हैं, पहाड़ों पे, पर्वतों पे, आपके भीम बेटका में जो चित्र गुफा में बने हुए हैं ना, ये सब सेकेंडरी है, ये तो सबने देख लिए, सब कुछ और लिए, कथा, कहानियां, चित्र वित्र वगैरह, सीसीटीवी फुटेज वगैरह। अब एक इनमें है कंटेंट एनालिसिस, इस पे बात करूंगा थोड़ी सी। यदि, मुझे नहीं पता आपके यहाँ कोई लिटरेचर के भी बच्चे जुड़े हुए हैं क्या, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश भाषा के लोग? तो भाषा वाले जब लोग रिसर्च कर रहे होते हैं तो उनमें प्राय कंटेंट, सर इसमें केवल अभी पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी के हैं बच्चे। बस फिर ठीक है, इनमें सोशल साइंस के, तो वो जब काम में लेते हैं तो कंटेंट एनालिसिस में ये देखा जाता है कि जो किताब है, पुस्तक है, कहानी है, फिल्म है, फोटो है, चित्रकला है, मूर्ति कला है, इसमें क्या संदेश है, कौन से शब्द लिखे गए हैं, कौन सी भाषा प्रयुक्त की गई, कौन से बात बार बार आती है। तो आप एक आर्टिकल उठाएं, प्रसून जोशी ने लिखा है, तो आप देखेंगे बार बार वो लिखते हैं दलगत 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 दलगत। तो एक 3 कॉलम की न्यूज में 13 बार दलगत यूज हुआ है, अर्थात तो दलगत राजनीति और दलों के ऊपर अधिक है। लेकिन उसी जगह कोई व्यक्ति उसी आर्टिकल को लिखते टाइम, मिश्रा जी लिखेंगे तो लोकतांत्रिक लोकतांत्रिक लोकतांत्रिक, ये लेखक का पर्सपेक्टिव दिखता है कि एक आदमी ने एक ही आर्टिकल लिखते टाइम दल पे ज्यादा जोर है, दूसरे का वही आर्टिकल लिखते टाइम उसके मन में लोकतांत्रिक 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 बात अधिक चलने लग रही है। एक तानाशाही को अधिक यूज करता है, एक लिख रहा है भारतीय राजनीति, उसमें 4 बार पाकिस्तान आ गए। तो आप लिखते टाइम आपका व्यक्तित्व झलकता है। तो कंटेंट एनालिसिस में काम लिए गए शब्द, बनाई गई शब्दों की रचना, कितने कंसेप्ट, कितनी थ्योरी, कितने और लोगों को कोट कर रखा है, कितने हास्यपुट डाला हुआ है, कितनी गंभीर लिखा है, कितनी बार अंग्रेजी यूज करी है, जिनकी हिंदी भी आजकल तो हमारे तो न्यूज बिना अंग्रेजी छपती ही नहीं है। मतलब हमारे यहाँ तो हेडिंग ऐसी आती है, डिपार्टमेंट ऑफ राजनीति विज्ञान की सेमिनार, ये हिंदी का टाइटल है।
हिंदी के अखबार में डिपार्टमेंट ऑफ राजनीति विज्ञान विभाग कहने में कहां दिक्कत थी भाई? इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप कंटेंट एनालिसिस अखबार का करोगे तो पता चलोगे कि हमारी बोलचाल की भाषा में खिचड़ी प्रयुक्त होने लग गई है। अंग्रेजी ने इस तरह से हमारे को घेर लिया है कि हमने तो हिंदी बोलते हैं ना अंग्रेजी बोलते हैं, बहुत ज्यादा मिक्स। तो वो बहुत ही अधिक मात्रा अब हुई है इस आईसीटी, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया। इसमें तो अलग तरह के लोगों की लैंग्वेज है, कई तरह की, तो ये चीजें मतलब विकसित होने लगी। तो इनको पकड़ना, भावों को, शब्दों को, संचार के अध्ययन को, भावों के अध्ययन को, लिखे गए कंटेंट में से छानने को, उसमें चीनी कितनी, मीठा कितना, शब्द कितने, तीखा कितना है, और उसका क्या भाव है, उस भाव को पकड़ने को कंटेंट एनालिसिस कहते हैं। तो भाई आप लोगों का जो काम है, ये दुनिया की मुश्किल डिग्री और लेकिन सबसे सरल पीएचडी। मुश्किल तो इसलिए कि आपकी उम्र हो गई ज्यादा, अहंकार हो गया बड़ा, और ये आपको नाकों चने चबवा देगी, आपको घुटनों पे लाके पटक देगी। अपने अहंकार को अपनी ऊंचाई टांड पे कहीं छज्जे पे रख देना, क्योंकि यहाँ गाइड की सुनो, विभाग की सुनो, यूनिवर्सिटी की सुनो, और कहीं नौकरी कर रहे हो तो उनकी सुनो, शादीशुदा हो गई तो पत्नी बच्ची पतर उनकी सुनो, ससुराल वालों की सुनो। इतने उम्र जीवन के दायित्व और बड़ी डिग्री और बड़े ईगो के साथ आप एक ऐसी डिग्री कर रहे हो जिसमें रोज एक नया संकट आएगा कि ये बार बार मन करेगा इसे छोड़ दूं। और सरल इसलिए कि आप कुछ भी लिख देना, अवार्ड तो हो ही जाएगी, डा तो लग ही जाता है, मैंने तो ये देखा है। कर बीच में छोड़ दो तो बात अलग है, वरना ये कर देगा। तो ये आपके धैर्य की परीक्षा करने वाले की सर्वश्रेष्ठ यही है साहब, डिग्री। तो आपके धैर्य का और आपके पूरे व्यक्तित्व का परीक्षण पीएचडी डिग्री करती है। तो आप यदि 24 घंटे डिग्री दिमाग में घूम रही है काम, तो बहुत बढ़िया रिसर्च होगी। और यदि आपको बोझ लग रही है नाम के आगे डाई लगवाना है, तो कहीं प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाते, इस छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी में आओगे तो मिश्रा जी ही मिलेंगे, फिर मेरे जैसे पढ़ाने वाले मिलेंगे, ऐसे ही वो कोई आपके सुपरवाइजर होंगे, फिर आपका तेल ही निकालेंगे। यदि आप गंभीरता पूर्वक काम करना चाह रहे हो तो बच्चों आनंद आएगा। रिसर्चर का पता क्या होता है? सुबह पहले आप उठो, सुबह पहले उठो और आपके सामने भगवान खड़ा हो। सुबह पहले आप उठे, आंख खुलते के सामने कमरे में आप और आपके सामने भगवान खड़े हैं, तो आप क्या सोचोगे? आपके दिमाग में यही आएगी, हे भगवान आपने बहुत बढ़िया मेरे को आज यहां दर्शन दिए, मैं तो कृतार्थ हो गया, यही होगा ना। पर रिसर्चर को यह भी सोचना पड़ता है कि भगवान मेरे यहां आए हैं कि मैं पहुंच गया ऊपर। रिसर्चर का यह काम है, तत्काल सोचना पड़ता है। एक क्षण भर के लिए सोचो कि फाइल सलट गई, ये कि राम जी मेरे घर में आ गए। ये काम है रिसर्चर का। उसको इतना टाइम नहीं है कि वो मुदित प्रसन्न होकर क्यों करे, वो तो कर ले, पर एक झटके से देखे घटा क्या है, क्योंकि आप तो नींद से उठे हो, बात तो पूरी पता नहीं है। रिसर्चर को इतना अलर्ट रहना पड़ता है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ राजेंद्र जी, आप बच्चों को सवालों के लिए छोड़ दीजिए, जो करना चाहे करे, और ये जो मैंने मैटर दिया इनको बांट दीजिए, इसको टिपो, काम में लो, यूज करो, मिस यूज करो, अपने नाम से लिखो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैंने जैसा आप लोगों को पहले बोला था, आदरणीय प्रोफेसर एस के कटारिया साहब के व्याख्यान के पहले, मतलब सर की बात सुनने के बाद मुझे लगता है कि आप लोगों को लगा होगा कि वास्तव में पीएचडी कितनी आसान हो सकती है और कितनी कठिन हो सकती है। तो सबसे पहले रोशनी पटेल ने अपना हैंड रेस किया है। रोशनी पटेल जी अपने इसको अनम्यूट करके बातचीत कर सकती हैं। जिनका पहले हैंड रेज है उनको पहले ले लेते हैं सर। बोलिए बोलिए सर। जी, रोशनी पटेल। बोलिए रोशनी डालो। रोशनी पटेल जी, आपने अपना हैंड रेज किया है या दुर्घटनावश हो गया है, ऐसा कुछ तो नहीं है? रोशनी पटेल जी, आपका हैंड रेज है, आपने कोई प्रश्न पूछना है तो सर बिल्कुल उपलब्ध हैं और निसंकोच। सर इतने सहज हैं कि हमारे हर प्रश्नों का जवाब देंगे। अनम्यूट करो बेटा, पहले रोशनी अनम्यूट करो।
ऐसा तो नहीं तुमने चालू करके किचन में काम वाम कर रहे थे? बोलिए बोलिए तो। नो सर, गलती से हो गया था। अच्छा, बाकी कोई प्रश्न, कोई क्वेरीज नहीं है? नो सर, कोई क्वेरीज नहीं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मतलब सर इतना अच्छा बताया आपने। यहाँ तो हाँ, मनीष ठाकुर जी का हैंड रेज है। मनीष ठाकुर जी आप अनम्यूट करिए बेटा, म्यूट कर लो। रोशनी आप। जी जी। सर आदरणीय कटारिया सर को मेरा नमस्कार सर। बोलिए मनीष। सर हमने आपकी बहुत बुक्स पढ़ी हैं। मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से ही हूँ और आई हैव डन एमपीए इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सर विद 76% एंड सर आज का सर आपने जो बताया टॉपिक, उसमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च के बारे में बताया। उसमें आपने बताया कि क्वांटिटेटिव में हम टी टेस्ट, काई टेस्ट और एनोवा वगैरह यूज करते हैं और क्वालिटेटिव में हम कंटेंट एनालिसिस का यूज कर सकते हैं। सर एक्चुअली मेरा जो टॉपिक है वो मोस्टली क्वालिटेटिव ही है। मैंने जो सिनॉप्सिस तैयार किया है वो उसमें मैंने लिकर्ट स्केल को पैरामीटर बनाया है इन ऑर्डर टू कन्वर्ट अवर क्वालिटेटिव डाटा इनटू ए क्वांटिफाइबल डाटा। हाँ, कर सकते हो। एप्टीट्यूड टेस्ट लिकर्ट पे होगा तो कर सर सकते मैं हो। जानना चाह रहा था कि सर कंटेंट एनालिसिस भी इसी कैटेगरी में हम ले सकते हैं और क्या दूसरी मेथड हो सकती है जिनके द्वारा हम वी कैन कन्वर्ट क्वालिटेटिव डाटा इनटू क्वांटिटेटिव डाटा सर? आज की तारीख में तो सॉफ्टवेयर आ गए हैं, सर कम से कम 7-8 सॉफ्टवेयर हैं। आप क्वालिटेटिव डेटा टू क्वांटिटेटिव डेटा, यस मैं सर। एक नाम नहीं बताऊंगा, एजरीन वगैरह शायद है। 7 और 8 इस टाइम सॉफ्टवेयर ऑनलाइन उपलब्ध है। सर तो आप ये कसरत निजी नहीं करें, ऑनलाइन करवा लें इसको। अब आ गया है डेटा, पर यस वो सर्टेन पॉइंट मांगेगा। एसपीएसएस आपने यूज किया हो तो उसमें सर्टेन मांगते हैं फिक्स फॉर्मेट में। यस यदि इसको सोचना फिक्स फॉर्मेट में दे देंगे तो यस क्वालिटेटिव को क्वांटिटेटिव में कन्वर्ट करने के डेटा सॉफ्टवेयर आ चुके हैं, यस सर। आ गए, तो वो ऑनलाइन उपलब्ध है। यस सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। और कोई विद्यार्थी? हाँ, प्रियंका कुछ पूछना चाह रही है। सर प्रियंका ज्योग्राफी नो की सर। रिसर्चर नहीं। और आदरणीय कोई? सर को मेरा सादर प्रणाम। अच्छा। और कोई? हाँ, प्रार्थना, प्रार्थना का हैंड रेज है। पहले अनम्यूट करो बेटा, अनम्यूट करो। प्रार्थना अनम्यूट करो पहले। सर कौन कौन से ऐप है जिनसे क्वालिटेटिव डाटा को क्वांटिटेटिव में परिवर्तित कर सकते हैं? मैंने देखा कि वो उपलब्ध हैं। मैं नहीं, अभी 1 मिनट में कौन निकाल कौन से? नहीं, हम वो आपके उसमें जो ग्रुप बना उसमें हम भेज देंगे। हाँ सर अभी भेज जी देंगे, सर। फिर हम आपको भेज देंगे। जो सर ने भेजा है ना, वो हम आपको भेज जी सर। देंगे। ठीक है, वो हम भेज देंगे। और बताओ, और किसी को कुछ पूछना हो? बताइए, वरना मैं भेज दूंगा आपको, सबको शेयर करवा दूंगा। क्वालिटेटिव से क्वांटिटेटिव चेंज करने वाले है, अभी मैंने सिस्टम चलाया, भेज दूंगा। और बताओ, और किसी को कुछ पूछना हो? जुड़े तो बहुत लोग हैं। बाकी मैंने कल एक सूचना डाली थी आप लोगों को कि सारे लोग जो हैं वो अपना कैमरा ऑन रखेंगे, ताकि कोई सब्जी बघार रहा है, कोई क्या कहते हैं अपना दूसरे काम कर रहा है, ये सब नहीं चलेगा। ताकि हमारे रिसोर्स पर्सन को ये रहे कि आप लोग जीवित हैं। ऐसा नहीं कि अपना मतलब वो हो गया है। तो थोड़ा सा इन चीजों का ध्यान रखो भाई। आदरणीय कटारिया साहब, कल आपको एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आपने देखा होगा, आपका जो शेड्यूल है फर्स्ट वीक का शेड्यूल देखा होगा। इसमें सर कल एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज जो रिसर्च की जान है, बेस है, उस पर बातचीत करेंगे आदरणीय कटारिया साहब। और आप देखो सर का मतलब सिंसियरिटी या मेरे इतने आदरणीय हैं कि सर स्वयं भी 8:45 जुड़ गए थे आप लोगों के बीच में। और ये 1 दिन 2 दिन नहीं, सर ने वर्षों इस तरीके के कोर्स कराए हैं। और आपके कोर्स के जो रिसोर्स पर्संस में हैं वो हम पूरे सर से कंसल्ट करके, ताकि उदयपुर विश्वविद्यालय का कोर्स वर्क आज भी लोग बहुत मानते हैं, वैसे ही हमने चाहा था कि सर हमारे जो हैं कोर्स वर्क के लिए वो दें। और कोई है कि तो मैं नहीं तो फिर वोट ऑफ थैंक्स के लिए वो करूं। चलिए मनीष ठाकुर जी, वोट ऑफ थैंक्स आप देंगे आज। जी सर। आज के इस सत्र में जो इनॉग्रल सेशन है, हमारे बीच उदयपुर से डॉक्टर
सुरेंद्र साहब कटारिया जी उपलब्ध थे और आदरणीय सर ने हमको जो आज टॉपिक में जो बताया, बेसिक्स ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, इसमें वो चीजें बताई जो कि आसानी से हमको बुक में उपलब्ध नहीं थी, और वास्तव में उन्होंने जो व्यावहारिक पक्ष पर ध्यान देकर के हमको समझाया है, खास तौर पर जो हाइपोथेसिस फॉर्मेशन के बिना रिसर्च अधूरी होती है, और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि बिना हाइपोथेसिस के भी लोग लिख देते हैं रिसर्च में, परंतु उन्होंने आज जो बताया कि हाइपोथेसिस फॉर्मेशन और उसकी टेस्टिंग के द्वारा जो है रिसर्च को एक नया आयाम मिलता है और वास्तव में वो रिसर्च कहलाती है। इसके बाद आदरणीय सर ने जो प्रोसेस बताई रिसर्च की और जो रिसर्च के पैरामीटर्स बताए, जिसमें कि ऑब्जेक्टिविटी, रैशनैलिटी, डिफाइन और साइंटिफिक मेथड होना चाहिए, फैक्ट्स वेरीफाइबल होना चाहिए, प्रेडिक्टेबिलिटी होना चाहिए, हाइपोथेसिस टेस्ट कैसे की जाए, क्वालिटेटिव डाटा क्या हो और क्वांटिटेटिव डाटा क्या हो, प्राइमरी रिसर्च क्या होती है, प्राइमरी डाटा कलेक्शन कैसे किया जाए और सेकेंडरी डाटा कलेक्शन कैसे किया जाए। साथ ही आदरणीय सर ने हमको ये बताया कि प्राइमरी डेटा में क्या चीजें आना चाहिए और इंटरव्यू और क्वेश्चनियर में क्या डिफरेंस होता है। फॉर एग्जांपल, इंटरव्यू और जो क्वेश्चनियर होता है वो क्लोज एंडेड हो सकता है और होता ही है, और जो शेड्यूल है वो ओपन एंडेड हो सकता है, और उसमें बहुत सारे हमको दूसरी चीजें मिल सकती हैं जानने के लिए प्राइमरी डेटा कलेक्शन के दौरान। फील्ड वर्क के बारे में सर ने बताया, सर ने कंटेंट एनालिसिस के बारे में बहुत अच्छे से बताया, और आदरणीय सर का मैं बहुत सम्मान करता हूं व्यक्तिगत रूप से। और इसके अलावा आज सर ने जो हमको टाइप्स ऑफ रिसर्च बताया, उससे बहुत कंसेप्ट क्लियर हुआ, जिसमें कि डाउन टू अर्थ एग्जाम्पल देकर के सर ने समझाया, जिससे कि जो कठिन से कठिन जो थ्योरेटिकल चीजें होती है जो कि व्यक्ति बुक से पढ़ के नहीं समझ पाता है, वो आज सर ने एक जो व्यावहारिक उदाहरण देकर के समझाया, तो उससे बहुत अच्छे से हम लोगों को समझ में आया। आज छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी में जो कोर्स वर्क आयोजन किया गया है, उसके इनॉग्रल सेशन में आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा सर उपस्थित हैं। उनकी तरफ से, समस्त शोधार्थियों की तरफ से, जो कि भूगोल विभाग और राजनीति विज्ञान विभाग से हमारे बीच में जुड़े हुए हैं, मैं डॉक्टर सुरेंद्र कोटक कटारिया सर का, आदरणीय सर का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, और हम सभी उनके आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक है मिश्रा साहब, थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। अभी सर तो मिश्रा जी, मैं 8:45 बजे नहीं जुड़ता। मिश्रा सर वो आदमी है अपने देश में जो मेरे तमंचा पर डिस्को करवाते हैं मेरे से। मैं कोई ज्यादा विकल्प नहीं, इन्होंने कह दिया, मतलब फिर मेरे पास कोई पॉइंट नहीं बनता। मिश्रा, मैंने अभी वो सिस्टम खोल लिया है, तो मैं शेयर कर दूंगा। D2 है, एटलस है, मैक्स डेका है, ये आपको लिस्ट दे देंगे। सर मुझे भेज देंगे, मैं आप लोगों को भेज दूंगा। अभी कोई वो नहीं होगा, अभी सारे लोग जुड़े रहेंगे, सर भर अभी वो होंगे, है ना? हाँ, तो शेयर कर देंगे आपको जी। कोई सूचना हो इनको बिल्कुल बांट दो। जी जी, मिस यूज मुझे कोई दिक्कत नहीं, सूचना इनको दो बच्चों को। बिल्कुल सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, कल मिलेंगे फिर आप। थैंक यू सर, थैंक यू। आप सब लोगों को कुछ जरूरी सूचनाएं देनी, सर अभी हमारे से हट रहे हैं, बाकी सारे लोग जुड़े रहेंगे। 2-3 चीजें पहले तो समझ लीजिए। ये है कि हम डॉक्टर डी विश्वकर्मा साहब भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर डी विश्वकर्मा साहब जुड़े हुए हैं शायद, डॉक्टर डी विश्वकर्मा साहब भी जुड़े हुए थे। 2-3 चीजें बेटा समझ लो। मैं जिन रिसोर्स पर्संस को ला रहा हूं, रियली अपने क्षेत्र के, देश में विदेश में बहुत नामी लोग हैं। आपने आज एक उदाहरण देखा होगा, जिनकी किताबें आप पढ़ते हो डॉक्टर सुरेंद्र कटारिया की, वो लोग वो मौजूद थे, और कितना डाउन टू अर्थ जाकर आप लोगों को समझाया उन्होंने। ठीक है, तो ये आप लोगों की जवाबदेही बनती है कि आप लोगों के हिसाब से। अच्छा, दूसरा मैं चाह रहा हूं कि दूसरा टाइमिंग कौन सा रख लें, इसके बाद 11 से 12:30 रख लें, या शाम का वो 7 से 8:30 जो आपने चूज किया था वो रख लें, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कंप्यूटर की क्लास भी पैरेलली, कंप्यूटर या क्या कहते हैं सब्जेक्ट की क्लासेस भी शाम में शुरू कर सकूं। एक तो इस पर अभी नहीं, मेरे को आप लोग अपने अपने ग्रुप में बता देंगे, ज्योग्राफी वाले ज्योग्राफी के ग्रुप में बता देंगे, पॉलिटिकल साइंस वाले पॉलिटिकल साइंस के ग्रुप में बता देंगे, ताकि हम आपकी वो क्लासेस भी आगे बढ़ा सकें। ठीक है,
सर ने आज एक जनरल ओवरव्यू दिया आप लोगों को, ताकि रिसर्च के बारे में जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो आपके क्लियर हो सके। इसके अलावा अब कल से हम लोग सब्जेक्ट में आने, मतलब अपने रिसर्च मेथोलॉजी के उसमें आने वाले, इसी में कुछ चीजें जो एक आपका अलग से पेपर होना है 2 क्रेडिट का, वो है रिसर्च एंड पब्लिकेशन एथिक्स। इसी में कुछ टॉपिक हम उनके भी जोड़ लेंगे जो रिसर्च एंड पब्लिकेशन एथिक्स के टॉपिक हैं। तो आपके मतलब कोशिश होगी ये कि लगातार आपके ये चलते रहेंगे। और 2 बातें हैं, सर ने जो भी रिसोर्स पर्सन है उनका जो प्रेजेंटेशन है वो हम अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे, ज्योग्राफी वाले ग्रुप में भी और पॉलिटिकल साइंस वाले ग्रुप में भी। तो सारा पीपीटी आपके लिए उपलब्ध है। इसकी जो रिकॉर्डिंग है डॉक्टर निशा जैन मैम ने किया हुआ है, तो डॉक्टर निशा जैन मैम जो विश्वविद्यालय से, तो उनने भी हमको वो उपलब्ध करा देंगे। तो हम आपके गूगल क्लास जो रूम बना हुआ है उसमें हम उसको शेयर कर देंगे। मैं पुनः राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय की आईटी डिपार्टमेंट की हेड डॉक्टर निशा जैन मैम का आभार व्यक्त करता हूं, जिनका कोई टाइम लिमिट नहीं है, सुबह से लेके शाम तक विश्वविद्यालय के लिए काम करती हैं। आप लोगों के लिए स्पेशली उन्होंने ये सब वो किया, और उन्होंने पूरा इसका रिकॉर्डिंग भी किया है और उन्होंने ये सारी चीजों को उपलब्ध कराया है। तो मैं निशा जैन मैम को भी इस मंच से प्रणाम प्रेषित करता हूँ। मेरी बात खत्म हुई, आप लोगों को कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं, अनम्यूट करके अपनी बात कुछ पूछना चाहें, कुछ करना। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? 9 से 10:30 वाले टाइमिंग में आप लोगों ने जो बोला था? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 9 से सर, 10:30 तक आप लोग शाम को रख दीजिए। हाँ जी सर, सेकंड सत्र जो है वो कंटिन्यू ना रख के सर शाम को रखें, ज्यादा हाँ बेहतर सर, रहेगा। शाम को रखिए सर। 7 से 8:30 ठीक रहेगा वो, या और जल्दी जी कर सर, सकते हैं? या 7 जी से सर, 8:30 7 बजे। 6, 6:30 से भी रख सकते हैं सर। नहीं, अब नहीं वो सर। 7 ही रहने दो, क्योंकि 7 कई लोग बेचारे बाहर से आते हैं, उनको छिंदवाड़ा हाँ ठीक है पहुंचने में सर, टाइम लग जाता है, ठीक तो है उनको सर। 7 से 8:30 रहने। ठीक है, जी तो सर, चलिए जी सभी सर। लोगों को आज की बस मेरा निवेदन ये है कि सारे लोग, चूंकि निशा जैन मैम ने मुझे फोटो भेजी है, क्योंकि कुलपति महोदय ने कहा है कि वो फोटो, जो लोग उपस्थित रहेंगे उनकी फोटोग्राफी उपस्थिति चाहिए। तो ऐसी स्थिति में निशा जैन मैम ने जो फोटो भेजी उसमें केवल 8 चेहरे दिख रहे हैं, बाकी सबका वो दिख रहा है कैमरा, तो ऑफ दिख रहा है कैमरा। तो ये थोड़ा सा इन चीजों को ध्यान रखिए आप लोग, ठीक है। और एक फीडबैक फॉर्म आपको शेयर करेंगे। बिल्कुल आपके जो रिसोर्स पर्सन है, किसी से कोई भाईबंदी पालने की जरूरत नहीं। अगर आपको जमा तो हाँ लिखिएगा, नहीं जमा तो नहीं लिखिएगा। मैं चाहता हूं कि एक्चुअल फीडबैक आपसे जो मिलेगा उसके आधार पर हम फिर रिसोर्स पर्सन से आगे कोई काम कराएंगे। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।